अध्याय 21 पहला प्रदर्शन। उसके शब्द खामोश हो गए। स्लीपर्स ने सनी को हैरानी से लेकर सदमे तक कई तरह की मजेदार भावनाओं से देखा। विनोदी आंखों वाला वह युवक बस विनम्रता से मुस्कुराया। सच कहूं तो पहले दुष्स्वप्न के दौरान आरोही पहलू पाना बेहद दुर्लभ था। वह निश्चित रूप से एक विशेष व्यक्ति था, शायद उत्कृष्ट भी। दरअसल उनकी स्पष्ट अंतरों के बावजूद वह युवक किसी तरह हीरो की सनी की याद दिलाता था। नाइन के औरों की उनकी आंखों में एक खास तरह की गणनात्मक शीतलता छिपी थी। वह ऐसे लोगों से पहले भी मिल चुका था, ज्यादातर बाहरी इलाकों में विभिन्न गली मोहल्लों के गिरोहों के पुराने सदस्यों के बीच। वे इस तरह की बेरुखी को बस हत्या का गणित कहते थे। असल में यह एक आदत थी जो अनुभवी लड़ाकों ने विकसित की थी। चाहे वे कहीं भी हों और किसी भी मूड में हों, उनके दिमाग का एक शांत हिस्सा हमेशा सामने वाले को मारने का सबसे कारगर तरीका गिनता रहता था, ताकि जरूरत पड़ने पर उसे मार सकें। उफ, मुझे ऐसे किसी व्यक्ति से क्यों दुश्मनी मोल लेनी है। लेकिन सनी के पास शिकायत करने का कोई आधार नहीं था। आखिरकार ये सब उसने खुद ही किया था। कुछ सेकंड के बाद युवक के एक साथी ने अंततः पलकें झपकाईं और कहा, ओह दोस्त, तुम्हें मंत्र के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होगा। कास्ट के परिणाम वाकई उल्लेखनीय हैं। फिर उल्लेखनीय कास्ट पर एक चोरी भरी नजर डालते हुए उन्होंने कहा, आखिरकार वह एक विरासत है, एक जागृत कुल का वास्तविक, जीवित और सांस लेता हुआ वंशज। सनी ने उस विनोदी युवक के बारे में अपनी राय का पुनर्मूल्यांकन किया। ये ज्ञात था कि विरासतों को चलने के योग्य होते ही मंत्र में प्रवेश के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। उनके लिए संक्रमित होना एक संभावना के बजाय एक निश्चितता थी। वे अत्यंत दुर्जेय लोग थे। बहुत बढ़िया, उसने कड़वाहट से सोचा और अपनी भौहें और गहरी कर लीं। क्या तुम मेरे साथ मजाक करने की कोशिश कर रहे हो? तुम इसे उल्लेखनीय कहते हो? इन स्लीपर्स की आंखों में घबराहट धीरे धीरे शत्रुता में बदल रही थी। सुनो दोस्त, अगर तुम्हें नहीं लगता कि आरोही पहलू उल्लेखनीय है, तो कृपया अपने अद्भुत परिणाम हमारे साथ साझा करो। कृपया बताओ, तुम्हारा मूल्यांकन क्या था? कास्ट खुद अभी भी चुप थे और मुस्कुरा रहे थे। हालांकि उनके रक्षक बेचैन होते जा रहे थे। सनी यही तो चाहता था। वह घोर तिरस्कार से मुस्कुराया। मैं आपको बता दूं, मेरा मूल्यांकन ओह शानदार था। हाँ, शानदार। और जो पहलू मैंने हासिल किया वह दिव्य स्तर का था। उसके बाद उसे कई अजीब नजरों से देखा गया। इससे पहले किसी को भी दिव्य दृष्टि नहीं मिली थी, इसलिए जाहिर है वे सोचने लगे थे कि वह पागल है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा शक था। शायद वह अजीब आदमी किसी शक्तिशाली कुल का वंशज था, कोई अद्वितीय प्रतिभा। शायद उसका मूल्यांकन वाकई शानदार था। सनी को उस छोटे से संदेह को दूर करना था। ध्यान रहे, मैं कोई बड़ी लेगेसी नहीं हूँ। उफ, मैं तो बाहरी इलाके से हूँ। मुझे तो कभी युद्ध प्रशिक्षण भी नहीं मिला। इतना सारा प्रशिक्षण और उसे सिर्फ उत्कृष्ट मिला। दुष्स्वप्न के दौरान उसने क्या किया? पूरे समय अपनी नाक खुजाता रहा। उसकी शेखी बघारते हुए सभी स्लीपर्स के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। एक बाहरी चूहा, बिना किसी प्रशिक्षण के। हाँ बिल्कुल, वह किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था। अंततः उसी विनम्र मुस्कान के साथ कास्ट बोले, शानदार, ये दिलचस्प है। क्या आप हमें बताएंगे कि नाइटमेयर में आपकी क्या उपलब्धियां रहीं? सनी मुस्कुराया, जरूर, कोई बात नहीं। सबसे पहले मैंने एक जागृत तानाशाह को मार डाला। हर के लिए उसे कुछ पलों के लिए तेज दर्द सहना पड़ा, लेकिन उसने इसे अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। उसके हाव भाव सिर्फ आत्मसंतुष्ट और टकराव भरे थे। एक तानाशाह का नाम मात्र, एक जागृत तानाशाह की तो बात ही छोड़ दीजिए। कुछ सोए हुए लोगों के चेहरे पर उपहास के साथ मुस्कुराहट आ जाती है। ओह, सच में? तुमने इसे कैसे मारा? सनी के चेहरे पर अहंकार झलक रहा था। कैसे? मैं आपको बता दूं, मुझे एक उंगली भी नहीं उठानी पड़ी। मैंने बस थूका और वह टुकड़े टुकड़े हो गई। जो सच था, सनी ने वेदी पर मुंह भर खून थूका था और परिणामस्वरूप शैडो गॉड ने माउंटेन किंग के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कोई खुलकर हंसा। या तो यह आदमी पागल है या फिर जानबूझकर हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है। सुनो छोटू, थोड़ी शालीनता रखो, ठीक है? ऐसे झूठ पर कौन यकीन करेगा? सनी सचमुच गुस्से में था। वह जवाब देना चाहता था कि वह छोटा नहीं है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि यह झूठ होगा, लानत है। इसलिए इसके बजाय उन्होंने अपने दांत पीसते हुए आक्रोश से भरी आवाज में कहा, मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि यह झूठ नहीं है।
क्या आप सचमुच इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आपने एक जागृत तानाशाह को मार डाला था, एक तानाशाह को, और वह भी थोड़े से थूक के साथ? सनी ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। ये सच है। इसके बाद और अधिक हंसी हुई। पागल कमीना, वह वास्तव में अपनी ही बकवास में विश्वास करता है। पागल, वो पागल है। अप्रत्याशित रूप से कास्ट ने अपने साथियों को रोक दिया। दोस्तों, जब हंसी शांत हो गई तो उन्होंने मित्रतापूर्ण तरीके से पूछा, आपने और क्या हासिल किया? क्या इतना काफी नहीं था? सनी ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। मुझे सोचने दो। ओह, मैंने एक जागृत तलवारबाज को भी मार डाला। सचमुच? तुमने ऐसा कैसे किया? सनी ने थोड़ा शर्मिंदा होने का नाटक करते हुए नीचे देखा। दरअसल उस बार मुझे अपनी एक उंगली उठानी पड़ी। मुझे उसे 2-3 बार हिलाना भी पड़ा। हालांकि उसे मारने के लिए इतना ही काफी था। उसने अपनी उंगलियों के बीच चांदी की घंटी पकड़ी हुई थी, जिसकी वजह से हीरो पर हमला हुआ और अंततः तानाशाह ने उसे मार डाला। इसलिए तकनीकी रूप से उसके सभी कथन सत्य थे। क्या पागल है? हाँ, क्या तुम इस बेवकूफ पर विश्वास कर सकते हो? बेचारा कमीना, वह न केवल कमजोर है बल्कि अपना आपा भी खो बैठा है। कास्ट ने अपने साथियों को एक लंबी नजर से देखा और फिर सनी की ओर मुड़ गया। और कुछ? सनी ने पलकें झपकाईं। अब अंतिम स्पर्श का समय है। कुछ और? ओह अच्छा, ओह ठीक है। मैंने कई देवताओं से बात की, हालांकि वे सभी मर चुके थे। मैंने उनमें से एक को जगा दिया। उसने मुझे आशीर्वाद दिया। मुझे एक देवता का आशीर्वाद मिला। क्या तुम सब समझते हो? स्लीपर्स चुपचाप अपना सिर हिला रहे थे या दया से उसकी ओर देख रहे थे। कास्ट ने आह भरी। मैं समझ गया। खैर, आपकी उपलब्धियों की तुलना में मेरी उपलब्धियां कुछ औसत ही लगती हैं। हमारे साथ साझा करने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि सपनों के दायरे में प्रवेश करने के बाद आप भी उतने ही सफल होंगे। सनी के चेहरे पर आत्मसंतुष्ट श्रेष्ठता का भाव था और वह मुस्कुराया। तुम्हें इस पर ज्यादा भरोसा है? इतना कहकर वह मुड़ा और चला गया। आह, ये तो बहुत अच्छा काम है। उसे पूरा यकीन था कि इस प्रदर्शन के बाद कोई भी यह विश्वास नहीं करेगा कि उसके पास वास्तव में कोई शक्तिशाली पहलू है या उसने दुष्स्वप्न के दौरान कुछ उल्लेखनीय किया है। उसने उन्हें केवल सच बताया और फिर भी सबको सच के विपरीत विश्वास दिलाने में कामयाब रहा। यह एक अविश्वसनीय अनुभूति है। अब वे उसके बारे में क्या सोचते थे? उन्हें लगता था कि वह कमजोर है, बिना किसी शिक्षा के बाहरी इलाके में पला बड़ा है और उसे कोई प्रशिक्षण नहीं मिला है। इससे भी बढ़कर वह या तो पागल था या बेहद बेवकूफ। उसका गुस्सैल स्वभाव बहुत बुरा था। सचमुच दयनीय और दयनीय साथी। अब जब भी उससे उसके पहलू के बारे में पूछा जाता तो वही ईमानदारी से कह सकता था कि वह दिव्य स्तर का है, और लोग उस पर हंसते थे। लोग यह मानने को तैयार थे कि जादू का अस्तित्व समाप्त हो गया है, बजाय इसके कि वह कोई उल्लेखनीय व्यक्ति है। वह अपनी उपलब्धियों के बारे में छत से भी चिल्ला सकता था और कोई उस पर विश्वास नहीं करता था। इसके बाद किसी को भी कभी संदेह नहीं हुआ कि उसका कोई सच्चा नाम है। बस इंतजार करो मूर्खों, एक दिन मैं ही हंसूंगा। जब सनी जा रहा था, उसने स्लीपर्स में से एक को कास्ट से बात करते सुना। तुमने उस पागल को उसकी जगह क्यों नहीं दी? उसने तुम्हें नीचा दिखाया है। थोड़ी देर रुकने के बाद कास्ट ने जवाब दिया। उसकी आवाज धीमी और मधुर लग रही थी। बेचारा बच्चा दुष्स्वप्न में पागल हो गया होगा। ऐसा अक्सर होता है। वह शायद जल्द ही मर जाएगा, इसलिए कम से कम मैं उसके प्रति दयालु तो हो ही सकता हूँ। सनी के मुंह का कोना फड़क उठा। कितना अच्छा आदमी है। वह जानता था कि कास्ट के शब्द गलत धारणा पर आधारित थे, लेकिन फिर भी किसी कारणवश उसकी रीढ़ में एक ठंडी सी झुरझुरी सी दौड़ रही थी। अध्याय 22 लाश का कोना। अपने प्रदर्शन से संतुष्ट होकर सनी हॉल के सुनसान कोने में वापस चला गया। उसने महसूस किया कि लोग उसे उपहास, तिरस्कार और दया से देख रहे थे। कोई भी उसके पास रुकने को तैयार नहीं था, और अच्छा ही हुआ। वह वैसे भी परेशान नहीं होना चाहता था। फिर भी क्या उनकी प्रतिक्रियाएं थोड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं थीं? ऐसा नहीं है कि वह कोई संक्रामक बीमारी से ग्रस्त था। खैर, जादू को छोड़कर, लेकिन यह वास्तव में कोई बीमारी नहीं थी जो यहाँ मौजूद सभी को पहले से ही पता होनी चाहिए थी। आखिरकार वह भीड़ से निकलकर कोने में पहुंच गया। न जाने क्यों स्लीपर्स वहां जाने को तैयार नहीं थे। उस समय बेंच पर सिर्फ एक लड़की चुपचाप बैठी थी। सनी ने उसे देखा। वह शांत लड़की नाजुक, संकोची और बेहद खूबसूरत थी। उसके कपड़े साफ सुथरे और व्यवस्थित थे। वे ज्यादा महंगे तो नहीं थे, लेकिन फिर भी काफी अच्छे थे। हल्के सुनहरे बालों, बड़ी बड़ी नीली आंखों और आकर्षक चेहरे के साथ
वह किसी खूबसूरत चीनी मिट्टी की गुड़िया जैसी लग रही थी। वह अत्यंत लुभावनी थी, हालांकि उसमें कुछ तो गड़बड़ थी। सनी ने भौहें चढ़ाईं, ये समझने की कोशिश करते हुए कि आखिर उस लड़की में उसे क्या असहज कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी खाली, भावहीन निगाहें उसे माउंटेन किंग की याद दिला रही थीं। चौंककर सनी समझ गया कि लड़की अंधी है। उसे खुद को संभालने में कुछ सेकंड लगे। कितनी शर्म की बात है। थोड़ा निराश होकर वह सावधानीपूर्वक बेंच के दूसरे छोर पर बैठ गया। अगर वह लड़की मंत्र में प्रवेश करने से पहले अंधी होती तो वह पहले दुष्स्वप्न से बच नहीं पाती। इसका मतलब था कि मूल्यांकन के परिणामस्वरूप उसने अपनी दृष्टि खो दी। यह उसकी खामी थी। अचानक सनी को बहुत घबराहट हुई। उसके सीने में ठंडक फैल गई और मुझे लगा कि मेरी खामी बुरी थी। मिठाई से मधुमेह नहीं होता। मुख्य शत्रु से मिलें। इंसुलक्स डायबिटिक पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चाहे अंधी लड़की को अपनी दृष्टि के बदले में कोई भी पहलू क्षमता मिली हो, यह असल में मौत की सजा थी। एक अंधे व्यक्ति के स्वप्न लोक में जीवित रहने की कोई संभावना नहीं थी, कम से कम एक निष्क्रिय कोर के साथ तो बिल्कुल नहीं। एक तरह से लड़की पहले ही मर चुकी थी। वह वास्तव में एक चलती फिरती लाश थी। बेहद परेशान होकर सनी ने मुड़कर स्लीपर्स की भीड़ का निरीक्षण किया। अब उसे समझ में आया कि लोग इस कोने से क्यों बच रहे थे। लड़की के चारों ओर मौत का एक अदृश्य लेकिन लगभग स्पर्शनीय सा आभामंडल था। आमतौर पर सोने वाले लोग बहुत अंधविश्वासी नहीं होते थे, लेकिन कोई भी उसकी संगति में असहज महसूस कर सकता था। इस जानकारी से लैस सनी को अचानक हॉल में मौजूद युवाओं के समूहों में एक पैटर्न दिखाई दिया। सहज रूप से वे सभी अपनी अपनी परिस्थितियों के लोगों के पास खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। हॉल के सबसे दूर, मंच के सबसे पास एक या दो छोटे छोटे समूह थे। इन समूहों के लोग बाकी स्लीपर्स से अलग थे। वे सभी आत्मविश्वासी, शांत और तत्परता से भरे हुए थे। ये लीगेसी थे, उन्हें जन्म से ही मंत्र का प्रशिक्षण दिया गया था और उनके बचने की संभावना सबसे ज्यादा थी। कास्ट खास तौर पर बाकियों से अलग था। उनके बगल में महंगे कपड़े पहने युवाओं की एक बड़ी संख्या थी। वे जीवंत और उत्साहित थे, बस थोड़े घबराए हुए थे। वे अमीर और उच्च पदस्थ नागरिकों के वंशज थे। उनका प्रशिक्षण काफी अच्छा था क्योंकि ऐसे परिवारों के पास निजी ट्यूटर रखने के लिए पर्याप्त धन था, यहाँ तक कि जागरूक परिवारों के लिए भी। उनके बचने की संभावना कम नहीं थी। फिर भीड़ का सबसे बड़ा हिस्सा मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों का था। उन्हें भले ही अवेकेंड ट्यूटर्स से प्रशिक्षण का सौभाग्य न मिला हो, लेकिन उनकी शिक्षा भी बुरी नहीं थी। सरकार ने स्कूली पाठ्यक्रम में सभी आवश्यक ज्ञान और कौशल डालने के लिए काफी प्रयास किया था, ताकि संभावित स्लीपर्स को पहले से तैयार किया जा सके। हो सकता है कि उनमें से कुछ को निजी तौर पर अतिरिक्त प्रशिक्षण मिला हो। जिंदा रहने के लिए इन स्लीपर्स को बहादुरी से काम लेना होगा और थोड़ी किस्मत का भी साथ चाहिए होगा। लेकिन यह असंभव नहीं था, इसलिए वे तनावग्रस्त और घबराए हुए थे। और आखिर में सनी और अंधी लड़की थी। लाशें। हॉल में सोए हुए बाकी लोगों के हिसाब से उनके बचने की संभावना लगभग शून्य थी। कितना आकर्षक! इस तरह युवा स्लीपर्स ने अवचेतन रूप से खुद को बांट लिया था। इस नियम का एकमात्र अपवाद वह चांदी के बालों वाली लड़की थी, जो अकेली और सबसे अलग खड़ी थी, मानो उसे वातावरण में व्याप्त तनाव और घबराहट से कोई सरोकार न हो। वह दीवार से टिकी हुई आंखें बंद किए संगीत सुन रही थी। लेकिन उनके समूह और प्रशिक्षण के स्तर की परवाह किए बिना हर कोई पहले से ही इंतजार करते करते थक गया था। ये लानत मलानत दीक्षांत समारोह कब शुरू होगा? सनी ने चिढ़कर सोचा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। मानो उसके विचारों का उत्तर देते हुए गहरे नीले रंग की वर्दी पहने एक लंबा आदमी मंच पर प्रकट हुआ। वह न केवल लंबा था, बल्कि लगभग एक विशालकाय व्यक्ति था। सनी को यह भी आश्चर्य हुआ कि क्या उस आदमी की मां ने भालू के साथ कोई पाप किया है। बेशक ये नामुमकिन था, भालू तो स्पेल के आने से बहुत पहले ही विलुप्त हो चुके थे। लेकिन एक बार उसने एक किताब में तस्वीरें देखीं और वे कुछ एक जैसी लग रही थी। तो फिर यह एक भालू जैसा दुर्लभ प्राणी है। उस विशालकाय व्यक्ति के चौड़े कंधे, हृष्ट-पुष्ट शरीर और खूबसूरत भूरी दाढ़ी थी। उसकी आंखें शांत और गंभीर थीं। मंच के बीचों बीच पहुंचकर उसने स्लीपर्स को एक लंबी नज़र से देखा। जब उसकी नज़र सुनसान कोने पर पड़ी तो सनी अचानक घबरा गया। ओह, मुझे उम्मीद है कि उसमें कोई दूरसंवेदी क्षमता नहीं होगी, वरना वह अपनी मां की खातिर मेरे एक दो अंग अलग कर सकता है। उस आदमी ने सनी की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी नजरें भीड़ की अगली पंक्तियों पर टिका दी। आखिरकार उसने गहरी, गूंजती आवाज में कहा, मैं जागृत रॉक हूँ।
स्लीपर्स अकादमी में आपका स्वागत है। सभी लोग बिना कोई आवाज किए सुनते रहे। 1 महीने से भी कम समय में आपको स्वप्न लोक में बुला लिया जाएगा। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आप पूरी तरह तैयार हैं। आप गलत हैं। यह मंत्र निर्दयी और धूर्त है। जिस क्षण जागृत लोग अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, वे मर जाते हैं। मैंने आप जैसे अनगिनत स्लीपर्स को अपनी जान गंवाते देखा है। मैंने अनुभवी गुरुओं को भी अपनी जान गंवाते देखा है। यहाँ तक कि संतों का भी बचना निश्चित नहीं है। प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद, सनी ने व्यंग्यात्मक ढंग से सोचा। अगले 4 हफ्तों में हम आपकी जिंदा बचने की संभावना बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आपको दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण मिलेगा। हालांकि उनकी प्रसिद्धि से गुमराह न हो। अंततः आप स्वप्न लोक से जीवित लौटेंगे या नहीं, ये केवल एक व्यक्ति पर निर्भर करता है, आप पर। जीवित रहने की जिम्मेदारी आपकी है और केवल आपकी। लेगेसीज को छोड़कर स्लीपर्स एक दूसरे को अपनी आंखों में बढ़ते डर के साथ देख रहे थे। अवेकेंड रॉक ने आगे कहा, तुम अब बच्चे नहीं रहे। यह अफसोस की बात है, क्योंकि तुम्हें होना चाहिए था, लेकिन जादू ने कुछ और ही तय कर दिया है। तुम पहले दुर्स्वप्न में जा चुके हो, इसलिए तुम्हें पहले से ही पता है कि वह कैसा होता है। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे शिक्षक और तुम्हारे दोस्त अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। काफी समय से ऐसा कुछ नहीं हुआ। रॉक का भाषण सुनते हुए सनी खुद को थोड़ा अलग थलग महसूस करने से नहीं रोक पाया। उसके लिए ये सब पुरानी खबर थी। हालांकि वो प्रशिक्षक का उद्देश्य समझ गया था। उसे युवा स्लीपर्स को डराना था, क्योंकि डर ही एकमात्र चीज थी जो उन्हें जिंदा रख सकती थी। आखिरकार भाषण अपने अहम हिस्से पर आ गया। अवेकेंड रॉक ने कुछ देर रुककर बच्चों को अपनी बातें समझने का मौका दिया। फिर हल्के से सिर हिलाते हुए उन्होंने आगे कहा, अब हम दुर्स्वप्न और स्वप्न लोक के बीच अंतर के बारे में बात करेंगे। अध्याय 23 सपने और दुर्स्वप्न। ये वह चीज थी जिसमें सनी की गहरी रुचि थी। बेशक उसे इस बात का सामान्य ज्ञान था कि जादू के अंदर चीजें कैसे व्यवस्थित होती हैं, लेकिन पहले दुर्स्वप्न ने उसे पहले ही दिखा दिया था कि वास्तविकता लोकप्रिय संस्कृति में दिखाए गए चित्रण से कई छोटे लेकिन बेहद महत्वपूर्ण तरीकों से अलग होती है। उसे सच्चाई को मिथकों से अलग करना था, और जाहिर है ये बात किसी ऐसे व्यक्ति के मुंह से सुनना बहुत फायदेमंद था जो वास्तव में स्वप्नलोक में गया हो। इसलिए सनी पूरी तरह से ध्यान से सुनने को तैयार था। जागृत रॉक ने बोलना शुरू किया। अधिकांश लोग जानते हैं कि दुर्स्वप्न क्या होते हैं, क्योंकि उनका वास्तविक दुनिया और उनके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। प्रथम दुर्स्वप्न में प्रवेश करने से पहले आप सभी को चेतावनी दी गई है कि यदि आप वहां नष्ट हो जाते हैं तो एक दुर्स्वप्न प्राणी को दहलीज पार करने और वास्तविकता में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। हाँ, यही कारण था कि मास्टर जेट को उसके पास धैर्यपूर्वक इंतजार करना पड़ा, ताकि यदि राक्षस प्रकट होता तो उससे निपटने के लिए तैयार रहा जा सके। पहले दुर्स्वप्न अनोखे होते हैं, क्योंकि उनमें से प्रत्येक अलग होता है, इसीलिए केवल एक ही प्राणी प्रकट हो सकता है। हालांकि दूसरे दुर्स्वप्न से शुरू होकर चीजें और भी खतरनाक हो जाती हैं। ये दुर्स्वप्न किसी संक्रमित व्यक्ति से जुड़े नहीं होते, बल्कि वे स्वप्न लोक में जन्म लेते हैं। जब दुर्स्वप्न का बीज बढ़ रहा होता है तो कोई भी जागृत प्राणी उस पर विजय पाने का प्रयास कर सकता है। दुर्स्वप्नों का शिकार करना जागृत लोगों की मुख्य जिम्मेदारी थी। सनी यह बात जानता था, अगर वे सब मर जाएं या बीज के परिपक्व होने से पहले उसे ढूंढने में नाकाम रहें, तो असली दुनिया में एक दरवाजा खुल जाएगा जिससे अनगिनत राक्षस अंदर आ जाएंगे। आप सब इसके परिणाम जानते हैं। अन्य जागृत लोगों को इस तरफ से हमले का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, लेकिन तब नागरिक आबादी में भारी तबाही या नुकसान हो सकता है। द्वारों का खुलना एक ऐसी चीज थी जिससे धरती पर हर कोई डरता था। दुर्स्वप्न प्राणियों के शुरुआती आगमन के बाद ये जादू से आए दूसरी आपदा भी थी। मुख्य अंतर यह था कि उस शुरुआती लहर में केवल निष्क्रिय जानवर ही थे। हालांकि द्वारों की अपनी श्रेणियां थीं और किसी भी प्रकार का प्राणी संभावित रूप से उनमें प्रवेश कर सकता था। सनी के जन्म से कुछ समय पहले रैंक 5 का एक गेट खुलने से एक पूरा महाद्वीप निर्जन हो गया था। सौभाग्य से उच्च श्रेणी के गेट बहुत दुर्लभ थे। जागृत रॉक की आवाज गंभीर हो गई। अतः ये कहना गलत नहीं होगा कि जागृत का उद्देश्य स्वप्न लोक में प्रवेश करना, परिपक्व होते दुर्स्वप्नों की तलाश करना और वास्तविक दुनिया पर कोई भी संकट आने से पहले उन्हें समाप्त करना है। इससे आप देख सकते हैं कि स्वप्न लोक और दुर्स्वप्न एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक नहीं है। यदि दुर्स्वप्न गंतव्य है तो स्वप्न लोक मार्ग है, लेकिन यह इससे भी कहीं अधिक है। बहुत रोमांटिक। क्या अवेकेंड रॉक में काव्यात्मक रुझान है?
सीधे शब्दों में कहें तो स्वप्न लोक एक दुनिया है। यह विशाल, रहस्यमय और ज्यादातर अज्ञात है। यह मृत भी है। वहाँ दुस्वप्न प्राणियों, दूषित पारिस्थितिकी तंत्रों और अब हमारे अलावा कोई जीवन नहीं है। लेकिन ये हमेशा से मृत नहीं था। हम बता सकते हैं कि बहुत समय पहले स्वप्न लोक कई आदिम सभ्यताओं का घर था। इसकी धरती में ढेरों खंडहर दबे हुए हैं। सनी को जो पता था उसके अनुसार वे खोई हुई सभ्यताएं वास्तव में आदिम नहीं थीं, बस उनका विकास तकनीक के बजाय आत्मा के मूल और रहस्यवाद पर केंद्रित था। यानी मूलतः चमत्कार और जादू। उनके नाम क्या थे, उनका पतन कैसे हुआ, कोई नहीं जानता था। शायद वे जादू से नष्ट हो गए थे। हम नहीं जानते कि स्वप्न लोक जादू के अंदर एक भ्रम के रूप में मौजूद है, बस एक अकल्पनीय रूप से बड़े पैमाने पर, या ये वास्तविक है जहां जादू केवल दो वास्तविकताओं के बीच एक मार्ग के रूप में कार्य करता है। हालांकि हमें संदेह है कि दुस्वप्नों के अंदर उत्पन्न भ्रम इसके इतिहास पर आधारित हैं। वे अतीत की घटनाओं की प्रतिकृतियां हैं जिन्हें किसी तरह समय की गहराई से पुनर्निर्मित किया गया है। तो हो सकता है कि बहुत समय पहले उस काले पहाड़ पर एक असली गुलामों का कारवां रहा हो। सनी को याद आया कि उसके दुस्वप्न की शुरुआत में समय कैसे उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता था। उसने सोचा कि उसकी भागीदारी के बिना सब कुछ कैसे समाप्त होता। क्या वह अनाम मंदिर का गुलाम बाकी कारवां के साथ पर्वत राजा के पेट में ही मर गया? किसी तरह उसे लगा कि वह नाम गुलाम इतना सीधा सादा नहीं था, वरना जादू उसे क्यों याद रखता? और हीरो का क्या वह बच पाया था? मैं आश्चर्यचकित हूँ। स्वप्न लोक और दुस्वप्न लोक के बीच 4 मुख्य अंतर हैं। पहला, इसमें कोई कहानी नहीं होती। इसमें कोई पूर्व निर्धारित संघर्ष नहीं होता जिसे आपको हल करने के लिए मजबूर किया जाए। आप स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं और अन्वेषण कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास जंगल में जीवित रहने की शक्ति हो। ज्यादातर लोग मानव गुणों में से किसी एक के पास ही रहना पसंद करते हैं। ये जानकर अच्छा लगा, सनी ने अविश्वास से सोचा। बेशक स्वप्न लोक में कोई पूर्व निर्धारित संघर्ष नहीं थे, लेकिन अपने भाग्यशाली गुण के कारण उसका किसी न किसी मुसीबत में फंसना लगभग तय था। इसलिए जागृत रॉक ने जिस आज़ादी का जिक्र किया था वह उसके मामले में सापेक्ष थी। इस बीच प्रशिक्षक ने आगे कहा, दूसरी बात, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, स्वप्न लोक में वास्तविक दुनिया से आए लोगों के अलावा कोई भी व्यक्ति नहीं है। वहाँ केवल राक्षस हैं। हालांकि उनमें से कुछ मानव रूप की नकल कर सकते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। सनी को अपनी पीठ पर ठंडा पसीना बहता हुआ महसूस हुआ। दुस्वप्न जीव इंसानों की नकल कर रहे हैं। कितना डरावना। ये कब से चलन में है? उसने इसके बारे में कभी सुना क्यों नहीं? उसने पहली पंक्ति में खड़े लेगेसीज पर एक नज़र डाली और पाया कि उनमें कोई आश्चर्य का भाव नहीं था। तो उन्हें पता था। तीसरा, पहले दुस्वप्न के विपरीत, यदि आप स्वप्न लोक में मर जाते हैं तो कोई भी दुस्वप्न प्राणी वास्तविक दुनिया में प्रकट नहीं होगा। ये क्रूर लग सकता है, लेकिन यह अच्छी बात है। जागृत शक्तियां पहले से ही बिखरी हुई हैं। यदि हमें हर सोए हुए व्यक्ति पर नजर रखनी पड़े तो हमारे पास अधिक महत्वपूर्ण मामलों को संभालने के लिए संसाधन नहीं होंगे। ये देखते हुए कि प्रत्येक स्लीपर स्वप्न लोक में सप्ताह, कभी कभी तो महीने भी बिता सकता है, इस कथन में निर्मम तर्क था। और अंत में, और सबसे महत्वपूर्ण बात, दुस्वप्नों के विपरीत, जो निष्पक्षता के नियमों से बंधे होते हैं, स्वप्न लोक में आप किस प्रकार के प्राणी से मिल सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। अपने परीक्षणों के दौरान मंत्र किसी निष्क्रिय मानव को अपने से कई रैंक ऊपर के प्रतिद्वंद्वी के विरुद्ध नहीं खड़ा करेगा। ओह सचमुच, सनी ने व्यंग्य किया। हालांकि उसे अवेकेंड रॉक से सहमत होना पड़ा। हालांकि हीरो और माउंटेन किंग दोनों ही उसकी श्रेणी से बाहर थे, फिर भी वे उससे सिर्फ एक रैंक ऊपर थे। उद्धरण चिन्ह ... लेकिन स्वप्न लोक में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। सैद्धांतिक रूप से आप किसी अपवित्र टाइटन से टकरा सकते हैं और यह समझे बिना ही मर सकते हैं कि क्या हुआ। इसलिए सावधान रहें और अपने बराबर के दुश्मनों वाले क्षेत्रों में ही रहें। यह कोई पक्की गारंटी नहीं है, लेकिन कम से कम आपके अपनी क्षमता से ज्यादा काम लेने की संभावना कम होगी। अपने से नीचे के रैंक वाले दुस्वप्न जीवों से भरे क्षेत्र में रहना और भी बेहतर था। सनी ठीक यही करने की योजना बना रहा था। जागृत रॉक कुछ पल रुका और अपने सामने सोए हुए लोगों के चेहरों को गौर से देखने लगा। फिर उसने कहा, जब संक्रांति आएगी तो आप स्वप्न लोक में खींचे चले जाएंगे। आप कहाँ दिखाई देंगे, इसका सटीक स्थान पहले से नहीं बताया जा सकता, लेकिन इस बात की प्रबल संभावना है कि आप में से कई लोग एक दूसरे के बहुत करीब होंगे। एकजुट होकर निकटतम मानव गढ़ की ओर बढ़ें।
प्रत्येक गढ़ एक प्रवेश द्वार के चारों ओर बना है। एक बार वहां पहुंचने के बाद आप वापस लौट सकेंगे। द्वार विशेष द्वार थे जो स्वप्न लोक से बाहर निकलने के द्वार के रूप में काम करते थे। एक बार जब स्लीपर ऐसे द्वार पर पहुंच जाते तो वे वास्तविकता में वापस लौट सकते थे और जागृत हो सकते थे। उनका मूल विकसित होता और उन्हें एक दूसरी पहलू क्षमता भी प्राप्त होती। उसके बाद वे हर बार नींद में पड़ने पर स्वप्न लोक में वापस लौट आते। यदि आप निकटतम मानव गढ़ का पता नहीं लगा पा रहे हैं या उस तक पहुंचने में असमर्थ हैं, तो किसी लावारिस प्रवेश द्वार की तलाश करें। यह आमतौर पर क्षेत्र के सबसे प्रमुख स्थल के अंदर या उसके पास होगा। इसके संरक्षकों को हराने और जीवित वापस आने के लिए मिलकर काम करें। उसने उन्हें भारी नज़र से देखा। आज के लिए बस इतना ही। अब अपने संचारकों को भेजे गए निर्देशों का पालन करते हुए अपने लिए निर्धारित छात्रावास ढूंढिए। वहां पहुंचने के बाद आप देर रात के खाने के लिए कैफेटेरिया जा सकते हैं। उसके बाद आपके सुझाए गए पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए साक्षात्कारों का एक दौर होगा। रात को अच्छी नींद लीजिए, आपका प्रशिक्षण कल से शुरू होगा। इतना कहकर उसने उन्हें एक छोटा सा इशारा किया और चला गया। सनी ने आह भरी। पहले से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है ना। यदि वह भाग्यशाली रहा तो या तो वह किसी समृद्ध मानव गढ़ के ठीक बीच में उतरेगा और तुरंत ही एक प्रवेश द्वार में प्रवेश करेगा, या फिर स्वप्न लोक के किसी ऐसे दूरस्थ और घातक क्षेत्र में प्रकट होगा जिसके बारे में किसी ने कभी सुना भी नहीं था या वहां से जीवित वापस भी नहीं लौटा था। आइए पहले वाली स्थिति की आशा करें। चूंकि वह कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए सनी ज्यादा चिंतित नहीं था। उसके दिमाग में एक और जरूरी बात चल रही थी, आखिर यहाँ रात के खाने में क्या परोसा जाता है। अध्याय 24 दुनिया में आगे बढ़ना। स्लीपर्स से जुड़ी हर चीज उसी इमारत में थी। सनी ने अपने कम्युनिकेटर को भेजे गए निर्देशों का पालन किया और जल्दी से डॉर्मेटरी ढूंढ ली जो सबसे निचली मंजिल पर थी। उसे हैरानी हुई कि उसे असल में एक पूरा कमरा ही मिल गया। इसमें एक मुलायम गद्दे वाला बिस्तर, एक मेज, एक ड्रेसर और एक अलग बाथरूम भी था। सामग्री नई और देखने में आकर्षक थी। हवा ठंडी और जीवाणुरहित थी। अंदर गर्मी थी और बाहरी दीवार पर एक छिपी हुई जाली लगी थी जो एक चौड़ी खिड़की की तरह लग रही थी, जिससे एक बर्फीले पार्क का मनोरम दृश्य दिखाई देता था। यहाँ तक कि अकादमी के प्रतीक चिन्ह वाले कई कपड़े भी उन्हें निःशुल्क उपलब्ध कराए गए। कितना असाधारण, सनी ने थोड़ा स्तब्ध होकर सोचा। तार्किक रूप से तो उसे समझ आ गया था कि ऐसी व्यवस्था कोई आलीशान नहीं है, लेकिन उसके लिए जो सरहदों पर घूमते हुए बड़ा हुआ था, ये कमरा किसी महल जैसा था। उसने सिर खुजलाया। लगता है मैं सफल हो गया। सनी ने इधर उधर देखा, फिर अपनी परछाई को देखकर आंख मारी और मुस्कुराया। मुझे लगता है कि हम दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, है ना? परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया। जाहिर है वो ज्यादा प्रभावित नहीं हुई। शायद उसे इन बातों की परवाह ही नहीं थी। ठीक है, एक बेवकूफ छाया को क्या पता होगा। सनी ने नए कपड़े पहने और खुद को आईने में निहारा। फिर कुछ याद करके उसने रून्स बुलाए। अंततः उनके पास कठपुतली के कफन का अध्ययन करने का समय था। स्मृति, कठपुतली का कफन। स्मृति रैंक, जागृत। स्मृति प्रकार, कवच। स्मृति विवरण। एक बार एक धर्मी राजा के हृदय में संदेह का कीड़ा घुस गया। समय के साथ राजा अंदर से निगल लिया गया और उसकी कठपुतली बन गया। एक जीवन काल बाद कठपुतली चलाने वाला कीड़ा राजा के मृत शरीर से भाग निकला और पीछे काले रेशम का एक कोकून छोड़ गया। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया। हालांकि जब लोगों ने उस शांत महल के पास जाने का साहस किया तो उन्होंने कुतरती हुई हड्डियों के ढेर के बीच रेशम पाया और उससे एक कवच बनाया। सनी ने खट्टा चेहरा बनाया। यह इतना डरावना नहीं है। हाँ, मुझे जरा भी डर नहीं लग रहा। जरा सोचिए, उसने जो पहला जीव मारा था उसका नाम लावा था। अगर वह मान लेता कि माउंटेन किंग एक परिपक्व कठपुतली कृमि है और पहले से ही एक अत्याचारी है, तो पतंगा बनने के बाद वह किस में बदल जाएगा? नहीं, इसके बारे में न सोचना ही बेहतर है। एक गहरी सांस के साथ उसने कठपुतली का कफन बुलाया। पतले काले धागे तुरंत उसके शरीर के चारों ओर प्रकट हुए और उसे एक कवच में लपेट दिया। ये गहरे भूरे मुलायम कपड़े से बना था, जिसमें काले बेजान चमड़े से बने ब्रेसर और कंधे की गार्ड जैसे कई तत्व थे। कवच हल्का था, साधारण था और उसकी हरकतों पर कोई रोक नहीं लगाता था। हिलने डुलने पर भी कोई आवाज नहीं होती थी। परछाई में छिपने वालों के लिए यह एकदम सही उपकरण है। सनी मुस्कुराया। वह जानता था कि जागृत श्रेणी से नीचे के किसी भी प्राणी के लिए इस कवच को भेदना मुश्किल होगा, जिससे उसे सभी निष्क्रिय राक्षसों से निपटने में बड़ी मदद मिली। इसे पहनते समय उसे एक अजीब सी
हल्की शांति का भी एहसास हुआ। संदेह का कीड़ा, क्या इसमें मानसिक हमलों के विरुद्ध बेहतर सुरक्षा है? किसी तरह उसे इस बात का यकीन था। एक शानदार ट्रॉफी, एक शक्तिशाली तानाशाह की स्मृति से उसे इससे कम की उम्मीद नहीं होगी। बस एक ही दिक्कत थी कि कठपुतली का कफन साफ तौर पर पूरे कपड़ों के ऊपर पहनने के लिए नहीं था। पूरी तरह संतुष्ट होकर सनी ने उसे उतार दिया और अपने कमरे से निकलकर कैफेटेरिया की ओर चल पड़ा। बुरा नहीं, उसने सोचा, प्रथम दुष्स्वप्न के दौरान और उसके बाद मिले सभी पुरस्कारों को याद करते हुए। रात का खाना भी छात्रावास जितना ही शानदार निकला। सनी की असली मांस चखने की ख्वाहिश आखिरकार पूरी हुई। न सिर्फ ये स्लीपर्स के लिए मुफ्त में उपलब्ध था, बल्कि खाने की मात्रा की भी कोई सीमा नहीं थी। इसके अलावा वहाँ चावल, रोटी, तरह तरह के साइड डिश, सॉस, ताज़ी सब्जियाँ, फल और तरह तरह के स्वादिष्ट पेय पदार्थ भी थे। बेहद खर्चीली, सनी ने कॉफी से दूर हटते हुए सोचा। अपनी प्लेट में खाने का एक छोटा सा पहाड़ बनाने के बाद उसे एक खाली जगह मिल गई और कुछ देर के लिए वह दुनिया के वजूद को भूल गया। जैसे ही रसीला, बनावट वाला, बेहतरीन मसालेदार मांस उसके मुंह में भरा, सनी की आंखों में अचानक तारे चमक उठे। उसे अपनी खुशी से भरी कराह को रोकना पड़ा। और सोचिए, वह पूरे 1 साल तक ऐसे ही रह सकता था। धिक्कार है स्पेल पर, तुमने मुझे कुछ महीने पहले संक्रमित क्यों नहीं किया? उसने खाने पर ध्यान केंद्रित किया और पल भर में पूरी प्लेट खा डाली। तृप्त और कुछ ज्यादा ही पेट भर जाने के बाद सनी ने लालसा से पीछे मुड़कर देखा और एक और सविंग लेने के बारे में सोचा। लेकिन अकादमी के कर्मचारियों से उसकी मुलाकात का समय हो चुका था। अफसोस से भरकर वह उठ खड़ा हुआ और कैफेटेरिया से बाहर चला गया। जल्द ही उसने खुद को एक छोटे से दफ्तर में पाया, जहां एक प्रशासनिक कर्मचारी बैठा था। कर्मचारी बहुत मिलनसार था और उसने तुरंत इंटरव्यू शुरू कर दिया। जैसा कि मास्टर जैक ने उसे चेतावनी दी थी, सनी को फिर से मनोवैज्ञानिक परामर्श की पेशकश की गई। उसकी सलाह को याद करते हुए उसने मना कर दिया और साक्षात्कार सुचारू रूप से उसके पहलू से जुड़े सवालों पर चला गया। वह अपनी क्षमताओं के बारे में जानकारी नहीं देना चाहता था, लेकिन ये भी जानता था कि उसे कर्मचारी को कुछ बताना ही होगा। सौभाग्य से प्रश्न इस तरह से लिखे गए थे कि स्लीपर सहज महसूस करें। इसलिए ज्यादातर प्रश्न क्या आप मुझे बताना चाहेंगे, या अगर आप साझा करने को तैयार हैं, जैसे अच्छे और विनम्र प्रस्तावनाओं से शुरू होते थे, जिससे सनी को तटस्थ उत्तर देने का मौका मिलता था। क्या आप मुझे बताएंगे कि आपको किस प्रकार की पहलू क्षमता प्राप्त हुई है, जैसे कि युद्ध, जादू, उपयोगिता? उसे बुरा तो लगा, लेकिन उसे सावधान रहना पड़ा। ओह, मुझे यकीन नहीं है। मुझे इसे अच्छी तरह समझने का समय नहीं मिला है। कोई बात नहीं। क्या आप अपनी क्षमता से सीधे नुकसान पहुंचाने में सक्षम हैं? लगता है नहीं। पहले तो मैं एक तौलिए को भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता था। चीजें इसी तरह चलती रहीं। अंत में सनी ने बस इतनी जानकारी साझा की जिससे ये धारणा बनी कि उसका पहलू कमजोर, हानिरहित और संभवतः उपयोगिता से जुड़ा हुआ है। इसके बाद वह अपने कमरे में वापस आया, कपड़े उतारे और सो गया। सनी को लगा था कि दुष्स्वप्न के बाद पहली बार सो जाना अजीब होगा, लेकिन असल में यह आश्चर्यजनक रूप से आसान था। एक मुलायम गद्दे पर लेटा हुआ, साफ चादरों से त्वचा सटाए और सिर के नीचे एक मुलायम तकिया बिछाए, वह एक बच्चे की तरह सो गया। तारानकन तारानकन तारानकन। सुबह सुबह सनी ने अपने निजी बाथरूम में स्नान किया और ऊर्जा से भरपूर होकर प्रसन्नचित होकर नाश्ता करने के लिए दौड़ पड़े। कैफेटेरिया में थोड़ी भीड़ थी। अपनी प्लेट में तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन भर लेने के बाद उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि अब उसके बैठने की जगह सिर्फ कल वाली अंधी लड़की के पास ही है। उसकी मेज खाली थी, क्योंकि कोई भी उसके पास नहीं आना चाहता था। सनी ने मुंह बनाया। ऐसा लग रहा था कि उन दोनों को बाकी 4 हफ्तों तक एक साथ बहिष्कृत रहना ही था। उसे एक ऐसे व्यक्ति की संगति में असहजता भी महसूस हो रही थी जो लगभग मर चुका था, लेकिन उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। अपना मूड खराब करते हुए वह अंधी लड़की की मेज पर बैठ गया और उस सामाजिक कार्यकर्ता को, जो उसे घुमाने में मदद कर रही थी, एक क्षणिक इशारा किया। इसके बाद उसने ऐसा दिखावा करने की कोशिश की जैसे वे मौजूद ही न हो और अपना ध्यान खाने पर केंद्रित कर लिया। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, अचानक हुए शोरगुल ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। क्या चल रहा है? उसने ऊपर देखा तो पाया कि कैफेटेरिया की दीवार पर टंगी बड़ी स्क्रीन के चारों ओर ढेर सारे स्लीपर्स जमा थे। उनके चेहरे उत्साह और विस्मय से भरे हुए थे। स्क्रीन पर नए स्लीपर्स के नामों की एक सूची दिखाई दे रही थी, जिसमें सबसे कमजोर से लेकर सबसे मजबूत तक के क्रम में स्लीपर्स के नाम थे, जो संभवतः साक्षात्कारों के परिणामों से निकाले गए थे।
कोई खास दिलचस्पी न होने के कारण उसने जल्दी से अपना नाम सूची में सबसे नीचे पाया। अकादमी ने जिस एकमात्र स्लीपर को उससे कम सफल होने वाला माना था, वह अंधी लड़की थी। पता चला कि उसका नाम कैसिया था, लेकिन हंगामा कुछ ज्यादा ही जोरदार था, शायद सिर्फ रैंकिंग का नतीजा नहीं। उत्सुकतावश उसने नजरें ऊपर उठाईं। स्लीपर्स बेचैन थे। कैसे? ये कैसे हो सकता है? मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ, है ना? वह किस तरह की राक्षसी है? कास्ट को दूसरे स्थान पर रखा गया था और उसके ठीक ऊपर चांदी के बालों वाली लड़की का चित्र साफ दिखाई दे रहा था। इसके दाईं ओर पाठ की 2 सरल पंक्तियां प्रदर्शित थीं। नाम नेफिस, सच्चा नाम बदलता सितारा। अध्याय 25 जंगल में जीवन रक्षा। तो चांदी के बालों वाली लड़की नेफिस को भी अपने पहले दुर्स्वप्न में एक सच्चा नाम मिला। अपना नाम पाने के लिए सनी को एक पूरी तरह से बेकार पहलू के साथ हीरो और माउंटेन किंग से निपटना पड़ा, एक असंभव कार्य जिसने जादू को बहुत खुश किया। मुझे आश्चर्य है कि उसे यह कैसे मिला। कैफेटेरिया में सो रहे लोग इस उपलब्धि के खुलासे से अचंभित रह गए। वे आश्चर्य, भय और प्रशंसा से स्क्रीन को घूर रहे थे। उनकी उत्साहित फुसफुसाहट सुनकर सनी के मन में एक बचकानी इच्छा हुई कि वह चिल्लाए, मैं भी, मेरे पास भी एक है। लेकिन जाहिर है वह चुप रहा। इधर उधर देखते हुए उसने देखा कि कास्ट की नज़र स्क्रीन पर टिकी हुई थी। उस विनोदी युवक के चेहरे पर एक अजीब गंभीर भाव था। लेकिन अजीब बात यह थी कि जहां तक सनी को पता था, कास्ट उस पंक्ति को नहीं देख रहा था जिसमें असली नाम लिखा था। इसके बजाय वो नेफिस लिखी पंक्ति को घूर रहा था, मानो लड़की का वास्तविक नाम उसके लिए मंत्र द्वारा दिए गए नाम से अधिक अर्थ रखता हो। दिलचस्प है, क्या वे एक दूसरे को जानते हैं? एक महान विरासत किसी ऐसे व्यक्ति को क्यों जानती होगी जो पुलिस द्वारा जारी ट्रैकसूट पहनकर अकादमी में आया हो? और नेफिस की बात करें तो वह कहाँ थी? सनी ने कैफेटेरिया में इधर उधर नजर दौड़ाए और अचानक उसकी नजर उस सफेद बालों वाली लड़की पर पड़ी जो हाथ में कॉफी का कप लिए एक कोने में चुपचाप बैठी थी। वह शोरगुल पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, मानो अपने विचारों में डूबी हुई हो। उसकी स्लेटी आंखें गंभीर और दूर की ओर थीं। एक असली नाम वाला स्लीपर, यह असंभव है। ये तकनीकी रूप से संभव है। मुझे लगता है कि स्माइल ऑफ हेवन को उसका असली नाम पहले दुर्स्वप्न में मिला था। लेकिन हाँ, मुझे शक है, शायद उसने साक्षात्कार में झूठ बोला। क्या तुम मूर्ख हो? अगर प्रशासकों को धोखा देना इतना आसान होता तो कल वाला पागल बदमाश पहले ही स्थान पर होता। सनी का चेहरा तमतमा गया। पागल बिगल है ना? अच्छा, क्यों न हम उससे ही पूछ लें। अचानक कैफेटेरिया में एक गगनभेदी सन्नाटा छा गया। इस सुझाव पर स्लीपर्स ने बात करना बंद कर दिया और मुड़कर नेफिस को घूरने लगे। हालांकि किसी में भी पहले उसके पास जाने की हिम्मत नहीं दिख रही थी। अंततः कुछ महसूस करते हुए उसने अपनी आंखें उठाईं और आश्चर्य से उनकी ओर देखा। क्या? यहाँ तक कि अंधी लड़की कैसिया भी उसकी आवाज की दिशा में मुड़ गई। कुछ क्षणों के बाद कास्ट अचानक वहां आया और उसने छोटा सा झुककर प्रणाम किया। लेडी नेफिस, मैं हानली कबीले से कास्ट हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आपका मुकदमा अच्छा रहा। लेडी, वह उसे ऐसे क्यों बुला रहा है? और उसे अपना परिचय भी देना था। तो क्या वे एक दूसरे को नहीं जानते? दिलचस्प है। नेफिस इस सवाल से थोड़ा उलझन में लग रही थी। कुछ देर सोचने के बाद वह खिलखिलाकर मुस्कुराए और कंधे उचका दिए। जो है सो है, कास्ट ने अजीब तरह से मुस्कुराहट का जवाब दिया। मैं समझ गया। मुझे बहुत खुशी है कि आप सकुशल लौट आए। ओह, ऐसा नहीं है कि मुझे आपकी क्षमताओं पर संदेह था। नेफिस ने सिर हिलाया। धन्यवाद। इसके बाद वह अपनी कॉफी के पास वापस चली गई, जिससे ये संकेत मिलता था कि बातचीत समाप्त हो चुकी है या वह सभी के ध्यान से अनभिज्ञ है। सनी ने आह भरी। कितना रहस्यमय है। उसके मन में ढेरों विचार थे, लेकिन उनमें से कोई भी उसे सबसे जरूरी चीज से विचलित नहीं कर सका। नाश्ता। कुछ ही सेकंड बाद वह कैस्टर और नेफिस के बीच की अजीबोगरीब बातों को भूल गया और खुशी खुशी अपना खाना खाने लगा। तारानकन तारानकन तारानकन। वाइल्डनेस सर्वाइवल क्लासरूम विशाल, आकर्षक ढंग से सजा हुआ था और पूरी तरह से खाली था। सनी को लगा कि वह गलतफहमी में है, लेकिन तभी उसकी नज़र एक उदास प्रशिक्षक पर पड़ी जो एक चौड़ी लकड़ी की मेज के पीछे बैठा था। उसे देखकर प्रशिक्षक के होश उड़ गए। अंदर आओ, नौजवान। वह एक जीवंत बूढ़ा आदमी था, जिसके बिखरे हुए भूरे बाल, विचलित आंखें और घनी भौहें थीं, जो अपने आप ही इधर उधर उछलती हुई प्रतीत होती थी। मैं जागृत जूलियस हूँ। आप मुझे शिक्षक जूलियस कह सकते हैं। बैठ जाए, बैठ जाए। आपका नाम क्या है?
सनी आज्ञाकारी होकर बैठ गया। ये सूर्यविहीन है। जूलियस ने अपनी भौहें उठाई। आह, कितना अशुभ नाम है, लेकिन यह अच्छा है, बहुत अच्छा। आखिरकार हमें बहुत सी अशुभ चीजों से निपटना पड़ता है। सनी ने ध्यान से चारों ओर देखा। ओह, मुझे माफ करना टीचर, क्या मैं बहुत जल्दी आ गया? नहीं नहीं, आप बिल्कुल समय पर आए हैं। क्या अन्य छात्र देर से आए हैं? प्रशिक्षक ने अविश्वसनीय तिरस्कार के साथ बड़बड़ाया। और कोई नहीं आ रहा। उन दरिंदों को तो बस अपनी मुठियां और तलवारें घुमाने में ही दिलचस्पी है। बहुत कम लोग तुम्हारे जैसे होशियार होते हैं और ज्ञान का असली मूल्य जानते हैं। ओह, तो यह इतना अलोकप्रिय था। सनी ने मन ही मनाह भरी, उम्मीद करते हुए कि उसे इस कोर्स के लिए युद्ध प्रशिक्षण छोड़ने के फैसले पर पछतावा नहीं होगा। बताओ नौजवान, तुमने सभी चीजों में से जंगल में जीवन रक्षा को क्यों चुना? असली वजह छिपाने का कोई मतलब नहीं था। वैसे भी सनी ऐसा कर नहीं पाती। प्रथम दुष्स्वप्न के दौरान मुझ पर नजर रखने वाले जागृत मास्टर जैक ने मुझे सभी चीजों से ऊपर इसका अध्ययन करने की सलाह दी थी। बहुत ही बुद्धिमानी भरी सलाह। मास्टर सचमुच जानता है कि क्या महत्वपूर्ण है। रुको, क्या तुमने जेट कहा? उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। सोल रीपर जेट, वह खूनी बर्बर। किसने सोचा होगा कि उसके जैसी बर्बर महिला जटिल ज्ञान का मूल्य जानती होगी? सोल रीपर, सनी की जिज्ञासा को चुना गया। गुरुजी, क्या आप मास्टर जेट को जानते हैं? जूलियस ने जवाब देने से पहले ध्यान से अपनी पीठ के पीछे देखा। सोल रीपर को कौन नहीं जानता? हो सकता है कि वह सबसे शक्तिशाली जागृत न हो, लेकिन वह निश्चित रूप से सबसे अधिक भयभीत करने वाली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी पहलू क्षमताएं मांस की उपेक्षा करती हैं और सीधे आत्मा के मूल को लक्षित करती हैं। इसका मतलब है कि कोई भी कवच, क्षति प्रतिरोध और शारीरिक सुरक्षा उन्हें रोक नहीं सकती। वह आगे की ओर झुका। अच्छी बात बस यही है कि वह युवा है और उसके निकट भविष्य में या कभी भी संत बनने की संभावना नहीं है। हाँ, सौभाग्य से इस बात की संभावना बहुत कम है कि वह कभी आगे बढ़ेगी। सनी ने पलकें झपकाईं। क्यों? जूलियस ने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे ये समझने की कोशिश कर रहा हो कि कोई इतना अज्ञानी कैसे हो सकता है। जाहिर है, उसके समस्याग्रस्त व्यक्तित्व की वजह से। कौन एक मनोरोगी हत्यारे को संत बनने में मदद करना चाहेगा? तीसरे दुष्स्वप्न पर विजय पाने के लिए आपको उत्कृष्ट साथियों की एक टीम और भरपूर समर्थन की जरूरत होगी। सोल रीपर जेट नहीं है। रुको, अचानक जूलियस ने भौहें चढ़ाईं और पीछे झुक गया। मैं तुम्हारे साथ गपशप क्यों कर रहा हूँ? तुम ऐसी बातें जानने के लिए बहुत छोटे हो। और दूसरों की पीठ पीछे बुराई करना मेरे स्वभाव में नहीं है। मैं इससे असहमत हूँ, सनी ने व्यंग्यात्मक लहजे में सोचा, लेकिन उसने जोर से कुछ नहीं कहा। उन्हें शिक्षक जूलियस से पहले ही बहुत सारी रोचक जानकारी मिल चुकी थी। शायद जंगल में जीवन रक्षा का चुनाव करना सही निर्णय था। चलिए, आपके पाठ्यक्रम पर वापस आते हैं। आप और कौन से पाठ्यक्रम ले रहे हैं? सनी ने आह भरी। कोई नहीं, अगले 4 सप्ताह तक मैं पूरी तरह से जंगल में जीवन रक्षा पर ध्यान केंद्रित करूंगा। जूलियस उसे 1 मिनट तक घूरता रहा। उसके चेहरे पर घोर आश्चर्य साफ झलक रहा था। फिर धीरे धीरे उसकी आंखों में एक उत्साह भरी चमक दिखाई दी। आखिरकार वह मुस्कुराया। अद्भुत, यह अद्भुत है। तुम बहुत चतुर युवक हो। चिंता मत करो, पूरे 4 हफ्तों में मैं तुम्हें अमर बना दूंगा। तारांकन तारांकन तारांकन। शिक्षक जूलियस के साथ सनी की कक्षाएं सुखद और बिना किसी तनाव के शुरू हुईं, लेकिन 1 घंटे बाद ही उसे लगा जैसे उसका सिर फटने को है। इतनी सारी नई जानकारी थी, और यह सब उस व्यक्ति के लिए बहुत अजीब और विरोधाभासी था जिसने कभी शहर की चारदीवारी से घिरे सुरक्षित दायरे से बाहर नहीं निकला था। जूलियस समय समय पर सनी के ज्ञान और प्रासंगिक अनुभव की कमी पर हैरान रह जाता था। हालांकि उसका रवैया अच्छा था और पढ़ाने के प्रति उसका उत्साह अटूट था। जब भी सनी लड़खड़ाता तो वह धैर्यपूर्वक अपनी गति धीमी कर देता और अपने छात्र को आगे बढ़ने देता। जूलियस ने जो पाठ्यक्रम तैयार किया था वह लगभग पागलपन भरा था। सीखने के लिए सैद्धांतिक ज्ञान की अनंत मात्रा थी, आभासी वास्तविकता और वास्तविक दुनिया दोनों में व्यावहारिक पाठ, अध्ययन के लिए अनगिनत विषय और अजीबोगरीब चीजें। यहाँ तक कि कई पाठ तो सिर्फ स्वप्न लोक की कई मृत भाषाओं की मूल बातें सीखने के लिए समर्पित थे। मुझे नई भाषाएं सीखने की क्या जरूरत है? सनी ने आत्मदया से सोचा। जादू तो अपने आप ही सब कुछ अनुवाद कर देता है। लेकिन जूलियस समझौता करने को तैयार नहीं था। जादू कोई अनुवादक नहीं है। क्या आपको लगता है कि इसमें मानवीय भाषा की जटिलताओं को व्यक्त करने का समय है?
मान लीजिए कि आप किसी खंडहर में शरण ले रहे हैं और आपको एक शिलालेख मिलता है जिस पर लिखा है, आगे निश्चित मृत्यु है। रून भाषा में मृत्यु के लिए 30 शब्द हैं। केवल रून को जानकर ही आप यह अनुमान लगा पाएंगे कि वहाँ किस प्रकार का खतरा है। पहले दिन वे सूरज ढलने तक पढ़ते रहे। तभी जूलियस ने सनी को जाने देने का फैसला किया। मानसिक रूप से थका हुआ और दोपहर और रात का खाना न खा पाने का दुखी, सनी ने अपने शिक्षक को कल उच्च स्तर की एकाग्रता बनाए रखने के लिए भोजन के महत्व के बारे में धीरे से याद दिलाने का फैसला किया। अपने कमरे में लौटकर वह एक कुर्सी पर गिर पड़ा और कुछ देर तक दूर तक शून्य भाव से देखता रहा। फिर मानो कुछ याद आ गया हो, सनी अपनी परछाई की ओर मुड़ा। ठीक है, रात के खाने से पहले उसे बहुत कुछ करना था। उसने कुछ सेकंड तक छाया को देखा और फिर मुस्कुरा दिया। आइए देखें कि आप वास्तव में क्या कर सकते हैं। अध्याय 26 बदलता तारा। सनी को पूरा यकीन था कि उसकी परछाई सिर्फ एक मूक अनुयायी होने से कहीं ज्यादा कुछ कर सकती है। आखिरकार जादू ने उसे एक अमूल्य सहायक बताया था। अब ये पता लगाना उसके हाथ में था कि परछाई नियंत्रण किस तरह से मददगार हो सकता है। पहलुओं से जुड़े कई अन्य मामलों की तरह उसके अवचेतन मन में भी एक खास स्तर की सहज समझ छिपी हुई थी। ये समझ या तो उसे किसी मंत्र द्वारा दी गई थी या हर जागृत व्यक्ति में जन्मजात होती थी। सनी को बस उस अवचेतन ज्ञान को समझना था और उसे व्यवहार में लाना सीखना था। एक बार फिर उसने अपने शरीर और आत्मा को महसूस करने पर ध्यान केंद्रित किया, फिर परछाई को कुछ सरल क्रियाएं करने का आदेश दिया। हर क्रिया के साथ वह परछाई को नियंत्रित करने के एहसास से और भी ज्यादा परिचित होता जा रहा था। जल्द ही यह उसके लिए सांस लेने और चलने जितना स्वाभाविक हो गया। परछाई उसे अपने शरीर का एक हिस्सा सी लगने लगी। इस शुरुआती नतीजे से संतुष्ट होकर सनी ने उसे सावधानी से एक नया आदेश दिया। बिना रुके परछाई उसके जूतों के तले से अलग हुई, कमरे के दूसरे छोर पर चली गई और पलटकर उसे हल्के से उपहासपूर्ण मौन में घूरने लगी। सनी बिना परछाई के रह गया। ये बिल्कुल भी वैज्ञानिक नहीं है, उसने एक मनोरंजक मुस्कान के साथ सोचा। आखिरकार विज्ञान ने कभी भी जादू से संबंधित किसी भी चीज पर लागू नहीं किया। जैसे ही परछाई दूर गई, उसे अपने मन में एक अजीब सा विभाजन महसूस हुआ, मानो उसकी धारणा दो अलग अलग स्रोतों में बंट गई हो। एक उसका शरीर था और दूसरा उसकी परछाई। थोड़ी कोशिश के बाद वह दूसरे स्रोत पर ध्यान केंद्रित करने में कामयाब रहा, लेकिन तुरंत ही उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। वाह, सनी ने आश्चर्य से कहा। वाह, छाया ने कमरे के दूसरे छोर से आवाज सुनी। सनी ने पलकें झपकाईं। उसके मन में अब दो तस्वीरें उभर आईं। एक उसके कमरे के दरवाजे की थी, जिसके सामने एक उदासीन साया खड़ा था। दूसरी तस्वीर एक पीले रंग के युवक की थी जो कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं और वह हैरान था। वह मैं हूँ। उसने अपना हाथ हवा में उठाया और लहराया। उसी समय बुरे युवक ने भी अपना हाथ उठाया और लहराया। क्या मैं अपनी छाया के माध्यम से दुनिया को देख सकता हूँ? वह कुछ देर बैठा सोचता रहा। ऐसी क्षमता ने ढेरों संभावनाओं के द्वार खोल दिए। अपने छाया का बच्चा गुण के कारण वह अंधेरे में चुपके से देख और घूम सकता था, और छाया नियंत्रण के कारण वह एक गुप्तचर के रूप में एक परछाई भेज सकता था। वह एक आदर्श जासूस था। जासूस वो होता है जो बिना किसी जोखिम की जानकारी इकट्ठा करता है। ऐसी भूमिका सनी को बहुत पसंद आई। बेशक जासूस परछाई से भी घातक सटीकता से हमला करने में सक्षम थे। सूचनाओं से लैस वे कुशल घात लगाने वाले थे। प्रतिद्वंद्वी की कमजोरियों की पूर्व जानकारी के साथ उनके हमले सर्जिकल और घातक होते थे। लेकिन किसी भी सीधे टकराव का मतलब खुद को खतरे में डालना होता, इसलिए सनी हत्यारा बनने के लिए बहुत उत्सुक नहीं था। आखिरकार उसके पहलू में अभी भी उसके युद्ध कौशल को सीधे तौर पर बेहतर बनाने के साधन नहीं थे। क्या हम इसका परीक्षण करें? उसने साय की तरफ देखा और उसे हुक्म दिया। एक जोरदार आह भरते हुए साया नीचे झुका और फुर्ती से दरवाजे के नीचे सरक गया। उसे तुरंत कमरा और बाहर का दालान दोनों दिखाई देने लगे। सनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और छाया से उभरे चित्र पर ध्यान केंद्रित करने लगा। एक परछाई से दूसरी परछाई की ओर चुपके से बढ़ते हुए वह दालान में सरक गया। थोड़ी सी टाइमिंग और सोच समझकर उसका स्काउट लगभग अदृश्य हो गया। सनी कुछ स्लीपर्स के पास से गुजरा और उनकी बातचीत सुनने लगा। उसे यह बातचीत ज्यादा दिलचस्प नहीं लगी, इसलिए वह आगे बढ़ता रहा। आखिरकार परछाई एक कोने पर रुक गई। उसके बाईं ओर लिफ्ट थी और दाईं ओर लड़कियों के छात्रावास का रास्ता। सनी के दिमाग में तुरंत ही तरह तरह की उत्तेजक तस्वीरें आने लगीं। ओह माय, उसने शर्माते हुए सोचा। हाँ, इस क्षमता के साथ घोर भ्रष्टता में गिरना भी बहुत आसान था।
लेकिन नहीं नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता था। किसी ऊंचे नैतिक सिद्धांतों की वजह से नहीं, बस एक विकृत व्यक्ति की अपनी प्रतिष्ठा के कारण उससे ये पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा थी कि क्या उसने कुछ अनुचित किया है। इसलिए उसे ईमानदारी से नहीं कहने की क्षमता की जरूरत थी। तो शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना? सही, बिल्कुल तुम सही हो, इसके बारे में सोचना भी मत। अपने कमरे में वापस आकर सनी ने बहुत पछतावे से आह भरी। फिर उसने अपने स्काउट को एक गुजरते हुए स्लीपर की छाया में छिपने का निर्देश दिया और उसके पीछे पीछे लिफ्ट तक गया। तारानकन तारानकन तारानकन। कुछ देर बाद सनी की परछाई एक बड़े डोजो के कोने में छिपी हुई थी। वह अपने साथी स्लीपर्स को देख रहा था, जो प्रशिक्षक रॉक के मार्गदर्शन में प्रारंभिक लड़ाकू कक्षा की गतिविधियों में व्यस्त थे। आज का दिन मुख्य रूप से उनकी सामान्य योग्यता और क्षमताओं के परीक्षण के लिए समर्पित था। इसके बाद स्लीपर्स को उनके स्तर, जैसे नौसिखिया, उन्नतिया, विशेषज्ञ और उनकी पसंद के हथियार के आधार पर समूहों में विभाजित किया जाएगा। कुछ को एक निजी शिक्षक नियुक्त किया जाएगा या उन्हें एक साथ जोड़ा जाएगा। वर्तमान में स्लीपर बारी बारी से एक विशेष मापक मशीन से जुड़ी एक चौड़ी प्लेट पर अपने सबसे तेज मुक्के मार रहे थे। प्रत्येक प्रहार के बाद मशीन स्लीपर की शारीरिक शक्ति के अनुरूप एक संख्या प्रदर्शित करती थी। सिद्धांततः ऐसी मशीन बनाना मुश्किल नहीं था। हालांकि ये देखते हुए कि स्लीपर्स में से कई में युद्ध उन्मुख पहलू थे जो उनकी शक्ति को कई तरह से बढ़ाते थे, ये वास्तव में इंजीनियरिंग और स्थायित्व का एक अद्भुत नमूना था। उनकी तकनीक और प्रशिक्षण ने भी अंतिम परिणाम को प्रभावित किया। ज्यादातर लोगों को 10 से 14 के बीच अंक मिल रहे थे। इसे एक अच्छा परिणाम माना जाता था, जो केवल सबसे ज्यादा एथलेटिक लोग ही प्राप्त कर सकते थे। हालांकि बहुत से स्लीपर्स, जाहिर तौर पर जिनके पहलू बेहतर थे, 15 या 16 तक का स्कोर हासिल करने में कामयाब रहे। मुझे शायद 10 या 11 मिलेंगे, सनी ने थोड़ा उबते हुए सोचा। तभी वह अचानक चौंक गया जब उसने देखा कि अब उनके बैच के सर्वोच्च श्रेणी की स्लीपर नेफिस की बारी है। दुबली पतली लड़की मशीन के पास आए और बिना ज्यादा तैयारी के अचानक एक जोरदार वार किया। सनी मार्शल आर्ट में ज्यादा पारंगत नहीं था, लेकिन फिर भी वह उसकी बेदाग चाल और तेजी से वार करने की क्षमता से प्रभावित हुआ। उसे बहुत प्रशिक्षण मिला था। नेफिस का रहस्य दिन ब दिन दिलचस्प होता जा रहा था। उसकी असली पृष्ठभूमि क्या है? थोड़ी देर रुकने के बाद मशीन ने परिणाम दिखाया, 16। सनी थोड़ा निराश हुआ। इतना प्रभावशाली नहीं, मैं इससे ज्यादा की उम्मीद कर रहा था। आखिरकार वह एक सच्चे नाम की गौरवशाली वाहक थी। उसके बाद सिर्फ कास्ट ही बचा। इस बार सनी उल्टी हुई मुट्ठी भी नहीं देख पाया, वह बहुत तेज थी। मशीन कांपने लगी और गणना करने में ज्यादा समय लगा। आखिरकार 2 अंक दिखाई दिए, 21। सब लोग दंग रह गए ये प्रदर्शन देखकर। कई लोगों ने कास्टर की तरफ प्रशंसा भरी नजरों से देखा, जिसने बस झुककर एक कदम पीछे हट लिया। प्रशिक्षक रॉक मुस्कुराए, बुरा नहीं है, अब हम स्पैरिंग की ओर बढ़ेंगे और आपके प्रशिक्षण के सामान्य स्तर का मूल्यांकन करेंगे। शुरुआत के लिए मुझे 2 स्वयंसेवकों की जरूरत है। नेफिस सबसे पहले आगे बढ़ी और रिंग के बीचों बीच चली गई। कुछ सेकंड बाद एक लंबा और बेहद हट्टा कट्टा स्लीपर भी उसके पीछे पीछे आया और उसका सामना किया। नियम सरल हैं, अपने प्रतिद्वंदी की पीठ जमीन से छुआ दो या उसे रिंग से बाहर फेंक दो। जो भी योग्यताएं और तकनीकें तुम्हें उपयुक्त लगे, उनका प्रयोग करो। ओह, शो शुरू हो रहा है। स्लीपर्स को आपस में लड़ते देखना न सिर्फ मनोरंजक था, बल्कि सनी को उनकी शक्तियों का ज्ञान भी हो सकता था। कमरे में वापस आकर वह आगे झुका और अपनी ठुड्डी हथेलियों पर टिका दी। जाओ नेफिस, लंबे कद के आदमी ने बिना समय गंवाए हमला कर दिया। उसकी मांसपेशियां उभरी हुई थीं, मानो उसके सफेद डुबोक का मुलायम कपड़ा फट जाएगा। वह एक अजय पर्वत की तरह आगे बढ़ा और एक जबरदस्त लात मारी। डॉट डॉट डॉट। एक पल बाद वह हक्का बक्का सा फर्श पर पड़ा था। नेफिस ने अपना रुख भी नहीं बदला। प्रशिक्षक रॉक ने उसे प्रसन्नता भरी नजर से देखा और मुस्कुराए। अगला, इसके बाद जो हुआ उसे नरसंहार ही कहा जा सकता है। एक के बाद एक नेफिस डोजो में मौजूद लगभग हर स्लीपर को हराने में कामयाब रही। वह उनसे ज्यादा तेज या ताकतवर नहीं लग रही थी, लेकिन हर बार जब कोई उससे लड़ने के लिए रिंग में उतरता तो उसे पीटकर जमीन पर गिरा दिया जाता। सनी इस पूरी प्रक्रिया को बढ़ते हुए मनोरंजन के साथ देख रहा था। हालांकि एक समय उसे भी थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। नेफिस एक युद्ध मशीन की तरह शांत और सटीक चाल से चलती थी। उसकी तकनीक साफ, सुंदर और निर्दयी थी। चाहे उस पर किसी भी तरह का हमला किया जाए,
वह या तो उसका अनुमान लगा लेती थी या तुरंत प्रतिक्रिया दे देती थी, और फिर कम से कम प्रयास में उसे हमलावर के खिलाफ मोड़ देती थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसका प्रतिद्वंदी गरीब है, अमीर है या कोई विरासती है। हर किसी का निपटारा कुछ ही सेकंड में हो जाता था। और तो और, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उसके चेहरे का भाव एक बार भी नहीं बदला। ऐसा लग रहा था मानो नेफिस धातु से बना हो। क्या वह इंसान भी है? सनी ने अचानक आशंकित होकर सोचा। यदि यह परिवर्तनशील तारा उसका शत्रु बन जाए तो वह क्या करेगा? सबसे अच्छा तो यही होगा कि भाग जाएं, या फिर उससे भी बेहतर, शुरुआत में ही उसे नाराज न करें। आखिरकार सूरज भी एक तारा ही था, और परछाई सूरज की रोशनी के साथ अच्छी तरह घुलती मिलती नहीं। आखिरकार कास्ट ही बचा था एक बार फिर। हालांकि वह बाकी सभी स्लीपरों की बुरी हार से परेशान नहीं लग रहा था। होठों पर एक हल्की सी मुस्कान लिए वह युवक रिंग में उतरा। कास्ट और नेफिस एक दूसरे के आमने सामने थे। कुछ सेकंड के लिए उनकी आंखें एक दूसरे से मिलीं, और फिर कास्ट ने थोड़ा झुककर प्रणाम किया। लेडी नेफिस, कृपया मुझे पहले ही क्षमा कर दीजिए। वह क्या करने जा रहा है? एक क्षण बाद सनी ने चौंककर अपनी आंखें खोलीं। अध्याय 27 शक्ति का माप। ऐसा लग रहा था जैसे कास्ट का अस्तित्व अचानक समाप्त हो गया हो। हालांकि ये सिर्फ एक भ्रम था। सच तो ये था कि वह इतनी तेज गति से घूम रहा था कि इंसानी आंखें उसकी हरकतों पर नजर नहीं रख पा रही थी। अगर छाया दृष्टि के विशेष गुण न होते तो सनी भी कुछ देख नहीं पाता। फिर भी उसने केवल हवा में एक धुंधली लकीर ही देखी। पल भर में कास्ट ने उसके और नेफिस के बीच की दूरी तय कर दी और एक जबरदस्त वार किया। हालांकि उसकी अद्भुत गति के बावजूद वह किसी तरह समय पर प्रतिक्रिया करने में कामयाब रही और उसने अपने शरीर को थोड़ा मोड़कर वार को विफल कर दिया। लेकिन यह अभी भी काफी नहीं था। हालांकि नेफिस अपने गुरुत्वाकर्षण केंद्र पर सीधे वार से बच गई थी, लेकिन कैस्टर की मुट्ठी उसके कंधे से टकरा गई, जिससे लड़की चक्कर खा गई। बिना समय गंवाए कास्ट फिर से गायब हो गया। उसकी योजना बहुत सरल थी। जब तक नेफिस को यह आभास हो रहा था कि दुश्मन उसके सामने है, वह अपनी अस्वाभाविक तेजी का इस्तेमाल करके उसके चारों ओर चक्कर लगाकर पीछे से हमला करने वाला था। युवक उस अनजान लड़की के पीछे आ गया, एक ही निर्णायक वार से लड़ाई खत्म करने को तैयार। जैसा उसने योजना बनाई थी, वह लड़की उसी दिशा में हमला करने की तैयारी कर रही थी जहां उसे कुछ ही पल पहले देखा गया था। संतुष्ट होकर कैस्टर ने अपना सारा वजन अपनी मुट्ठी में भर लिया। हालांकि आखिरी क्षण में नेफिस ने अचानक अपना रुख बदल दिया और अपनी कोहनी को भयावह बल के साथ पीछे फेंक दिया। कास्ट की आंखें चौड़ी हो गईं। ये सब एक छलावा था, और अब जब उसने वार करने का निश्चय कर लिया था तो उसे रोकने का कोई आसान तरीका नहीं था। चाहे वह कितना भी तेज क्यों न हो, वह जड़त्व के नियमों के अधीन था। कोहनी उसके चेहरे पर एक गहरी अपरिहार्यता के एहसास के साथ आ रही थी। और फिर भी कास्ट इससे बचने में कामयाब रहा, भले ही बाल बचा हो। उसकी गति का फायदा बहुत ज्यादा था। फिर उसने नेफिस को ठोकर मारकर धक्का दे दिया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ी। हालांकि इससे पहले कि वह चटाई पर गिरने ही वाली थी, युवक ने सावधानी से उसके डोबॉक का कॉलर पकड़ा और धीरे से खींचा, जिससे उसकी गिरने की गति धीमी हो गई और नेफिस बिना किसी झटके के जमीन पर गिर गई। पीठ के बल लेटी हुई लड़की ने 2-3 बार पलकें झपकाईं और फिर उसकी तरफ देखा। ये पूरी बहस 2 सेकंड से ज्यादा नहीं चली। अपने कमरे में वापस आकर सनी ने आश्चर्य से अपनी आंखें खोली। तो यह एक उन्नत पहलू है। ये धोखा है। स्लीप का इतना तेज होना कोई काम नहीं था। मंत्र द्वारा उन्हें दी गई शक्तियां उनकी प्रारंभिक अवस्था में होनी चाहिए थी। लेकिन कास्ट तो आखिरकार एक विरासत थी। कौन जानता था कि अकादमी में दाखिला लेने से पहले उसे कितने आत्मा के टुकड़े खिलाए गए थे। डोजो में वापस आकर प्रशिक्षक रॉक ने घुराघुराहट के साथ कास्ट को सिर हिलाया। नेफिस धीरे से अपने पैरों पर खड़ी हो गई। बाकी स्लीपर्स उस युवक को श्रद्धा से देख रहे थे और धीमी आवाज में आपस में फुसफुसा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उसके प्रदर्शन ने उन पर गहरी छाप छोड़ी है। हालांकि कास्ट खुद ज्यादा खुश नहीं था। उसने नेफिस की तरफ एक अस्पष्ट भाव से देखा। ऐसा इसलिए था क्योंकि बाकी लोगों के उलट उसे एक खास बात का एहसास हो गया था। मामले की सच्चाई सिर्फ उसे, नेफिस, इंस्ट्रक्टर रॉक और सनी को ही पता थी, जो बहुत ही चौकस था और ऐसी बातों को जल्दी समझ लेता था। स्लीपर्स जिस बात पर ध्यान नहीं दे पाए वह ये थी कि नेफिस ने कास्ट का सामना करते समय अपनी एस्पेक्ट एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं किया। दरअसल आज के परीक्षण के दौरान उसने कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं किया था। किसी को भी उसकी एबिलिटी के बारे में पता ही नहीं था।
और फिर भी अपने शक्तिशाली पहलू के बावजूद कास्ट बड़ी मुश्किल से उसके खिलाफ जीत हासिल करने में कामयाब रहा। ये कैसा राक्षस है, सनी ने बेचैनी से सोचा। डोजो के कोने में छिपी परछाई पूरी तरह से उससे सहमत दिख रही थी। तारानकन तारानकन तारानकन। उसके बाद प्रारंभिक युद्ध कक्षा समाप्त हो गई। पिटाई से आहत स्लीपर्स नहाने के लिए चले गए। सनी ने थोड़ी देर इंतजार किया और फिर अपनी परछाई को लड़कों के लॉकर रूम में घुसने का निर्देश दिया। वह किशोरों के एक समूह को कपड़े बदलते हुए देखने में बहुत रुचि नहीं रखता था, लेकिन इस बात की थोड़ी संभावना थी कि कास्ट या तो नेफिस के साथ उसके द्वंद्व पर टिप्पणी करेगा या उसकी अविश्वसनीय पहलू क्षमता के बारे में कुछ सवालों के जवाब देगा। जैसा कि उसने सोचा था, युवक नए नए प्रशंसकों के एक समूह से घिरा हुआ था। वे उसकी जीत पर उसे बधाई दे रहे थे, श्रद्धा और उत्साह से भरे हुए। हालांकि कैस्टर खुद कुछ खास मूड में नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर उदासी थी और उसकी आंखों में एक गंभीर भारीपन था। वास्तव में प्रत्येक प्रशंसा के साथ उसका चेहरा और अधिक उदास होता जा रहा था। कास्टर, यह अविश्वसनीय था। आपका पहलू बहुत शक्तिशाली है, क्या मैं सही हूँ? उस नेफिस लड़की के पास कोई मौका नहीं था। असली नाम, इसकी किसी जरूरत है? वो तो बस बनना चाहती है। आखिरकार कास्ट ने अपना सिर उठाया और उस आखिरी लड़के को, जिसने कुछ कहा था, ठंडी नजरों से घूरा। वह लड़का भी उसकी तरह उनके स्लीपर्स बैच के गिने चुने लीगेसीज में से एक था। कास्ट के इस बयान से हैरान होकर उसने भौहें चढ़ा लीं। यह क्या है? कास्ट ने अपने दांत पीस लिए। मैंने उनसे ऐसे व्यवहार की अपेक्षा की थी, लेकिन आपको बेहतर पता होना चाहिए। दूसरे लेगेसी ने भौहें उठाईं। क्यों? क्या उस किसान लड़की में कुछ खास बात है? कास्ट की आंखें चौड़ी हो गईं। किसान लड़की? क्या तुम सचमुच नहीं जानते कि वह कौन है? नहीं, सनी ने अधीरता से सोचा। तो बस शुरू करो और जोर से कह दो। सौभाग्य से अभिमानी स्लीपर की भी यही भावना थी। कास्ट ने कई बार मुंह खोला, मानो उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। आखिरकार उसने सिर हिलाया और जवाब दिया, वह अमर ज्वाला कुल की नेफिस है। जैसे ही उसने ये कहा, घमंडी लेगेसी का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी ओर ध्यान न देते हुए कास्ट ने आगे कहा, मुझे विश्वास है कि मुझे आपको उसके दादा के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। उसके माता पिता स्माइल ऑफ हेवन और ब्रोकन स्वॉर्ड थे। अपने कमरे में सनी लगभग कुर्सी से गिर गया। वह भी जानता था कि अमर ज्वाला और टूटी तलवार कौन है। अमर ज्वाला द्वितीय दुष्स्वप्न पर विजय पाने वाला पहला मानव था और टूटी तलवार तृतीय दुष्स्वप्न पर विजय पाने वाला पहला मानव था और टूटी तलवार तृतीय दुष्स्वप्न पर विजय पाने वाला पहला मानव था और संत बन गया। वे और उनके साथी मानव जाति के सबसे प्रसिद्ध नायकों में से थे, जिन्होंने अपने दम पर इतिहास बदलने में कामयाबी हासिल की थी। अगर कास्ट की बात सच थी, तो नेफिस सिर्फ एक कुलीन महिला नहीं थी, वह एक राजसी परिवार से थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने उसे लेडी कहकर संबोधित किया। उसने उसे राजकुमारी क्यों नहीं कहा, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकला। उसके विचारों को दोहराते हुए पीले चेहरे वाले स्लीपर ने कांपती आवाज में पूछा, तो फिर क्यों? वह ऐसी क्यों है? कास्ट ने आह भरी, क्योंकि वे सभी मर चुके हैं। अमर ज्वाला कबीला बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। कुछ पलों के लिए लॉकर रूम में सन्नाटा छा गया। कास्ट ने नीचे देखा, वह अकेली बची है। तारानकन तारानकन तारानकन। देर रात, जब सब सो चुके थे, सनी चुपके से डोजो में घुस गया। इधर उधर देखकर उसने सुनिश्चित किया कि कोई वहां तो नहीं है, और फिर उत्सुकता से उस रिंग के पास पहुंचा जहां नेफिस और अन्य लोगों का पहले परीक्षण किया गया था। वह रिंग के बीचों बीच रुका और कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसे याद आया कि कैसे उसने कास्ट से हारने से पहले अपने बैच के दर्जनों स्लीपर्स का सामना किया था। राक्षस, दोनों ही राक्षस हैं। वह कड़वाहट और निराशा से बुदबुदाया। अपना सिर हिलाते हुए सनी रिंग से बाहर चला गया और फिर उसने अपनी परछाई की ओर देखा। क्या आप सहमत हैं? साया कुछ पल के लिए झिझका, फिर अपनी छाती बाहर निकालकर और अपनी बाहें क्रॉस करके घमंडी, तिरस्कारपूर्ण और बेफिक्र दिखने की कोशिश की। हालांकि उसकी हरकतें ज्यादा विश्वसनीय नहीं थीं। हाँ, तुम सही हो, बिल्कुल। आखिर इसमें बड़ी बात क्या है? नेफिस के पिता और दादा, अमर ज्वाला और टूटी तलवार, दोनों ही शक्ति के मामले में अत्यंत राक्षसी थे। फिर भी वे अपने परिवार को विनाश से बचाने में असफल रहे। इसलिए अंततः शक्ति उतनी महत्वपूर्ण नहीं रही। यहाँ तक कि राजपरिवार भी दुनिया की क्रूरता से सुरक्षित नहीं था। सनी ने आह भरी और नापने वाली मशीन की ओर बढ़ा। मुट्ठी बनाकर उसने उसे घुमाया और अपना सबसे जोरदार मुक्का मारा। मशीन कुछ सेकंड तक गुनगुनाती रही और फिर एक अंक दिखाया।
9। अरे चलो भी, मैं कम से कम 10 का हकदार हूँ। बहुत गुस्से में आकर उसने प्लेट पर फिर से मारा, जिससे उसकी उंगलियां लगभग चोटिल हो गईं। हालांकि नतीजा वही रहा। धत तेरी की। सनी कुछ देर तक अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश में इधर उधर टहलता रहा। लगता है उसे कमजोर होना ही था। आखिरकार वार की ताकत तो शरीर के भार और त्वरण पर निर्भर करती है। तकनीक और व्यायाम से त्वरण तो बढ़ाया जा सकता था, लेकिन भार पर उसका नियंत्रण कम था। उसकी लंबाई पहले ही बढ़ चुकी थी और भविष्य में उसकी लंबाई में कोई खास बढ़ोतरी नहीं होने वाली थी। सनी चाहे कितनी भी कड़ी ट्रेनिंग ले, उसका वजन हमेशा हल्का ही रहने वाला था। ये कैसा न्याय है? अचानक आक्रोश से भरकर उसने प्लेट पर फिर से मुक्का मारा और अपनी सारी हताशा इस एक प्रहार में डाल दी। उस समय सनी के मन में अचानक एक अजीब सी प्रवृत्ति जागृत हुई। इस सहज ज्ञान के आदेश का पालन करते हुए उसकी परछाई ऊपर की ओर बही और उसके हाथ को ढंककर काले दस्ताने की तरह उससे चिपक गई। अगले ही पल मुक्का लग गया। मशीन जोर से कांप उठी। सनी दर्द से चीखा और अपनी चोट लगी मुट्ठी को सहलाते हुए एक कदम पीछे हट गया। थोड़ी देर बाद परिणाम सामने आ गया। हालांकि अब 9 नहीं था, ये 10 भी नहीं था, यह 18 था। वह भावशून्य भाव से काफी देर तक प्रदर्शित नंबर को देखता रहा। तभी सनी के चेहरे पर धीरे धीरे एक बड़ी मुस्कान उभर आई। मैं समझ गया, तो इसीलिए। बिल्कुल। उसने फिर से अपनी मुट्ठी भींच ली और काले धुंधले दस्ताने की ओर देखने लगा। आह, सचमुच कितना अमूल्य सहायक है। अब हम बात कर रहे हैं। अध्याय 28 प्रशिक्षण असेंबल। दिन उड़ते चले गए। सनी के पास स्वप्नलोक की यात्रा के लिए खुद को तैयार करने के लिए सिर्फ 4 हफ्ते थे, इसलिए उसके पास 1 मिनट भी नहीं बचा था। वह अथक परिश्रम कर रहा था और उस कम समय में जितना हो सके उतना ज्ञान और कौशल हासिल करने की कोशिश में अपने शरीर और दिमाग को पूरी तरह झोंक रहा था। दिन में वह शिक्षक जूलियस के साथ अध्ययन करता था, धीरे धीरे सीखता था कि सभ्यता के अभाव में कैसे जीवित रहना है और अपना ख्याल कैसे रखना है। उनके पाठ अपेक्षाकृत सरल, जैसे आग पैदा करने के विभिन्न तरीके, से लेकर कहीं अधिक अस्पष्ट और गूढ़, जैसे आकाशीय नेविगेशन, तक होते थे। आकाशीय नेविगेशन में इतनी कठिनाई क्या थी? खैर, जैसा कि पता चला, स्वप्नलोक तारों के भूगोल की दृष्टि से एक समान नहीं था। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तारे और नक्षत्र थे, साथ ही चंद्रमाओं की संख्या भी अलग अलग थी। हालांकि सूर्य एक जैसा ही प्रतीत होता था, लेकिन उसका व्यवहार बेहद अप्रत्याशित था। फिर भी पर्याप्त ज्ञान के साथ कोई भी व्यक्ति आकाश का अध्ययन करने और उसके बाद स्वयं नेविगेट करने के तरीके खोज सकता है। माना जाता है कि इनमें से ज्यादातर पाठ पहले से ही विभिन्न स्कूली पाठ्यक्रमों में शामिल थे और ज्यादातर स्लीपर्स को भी ये पता थे। हालांकि किसी पाठ्यपुस्तक से कुछ सीखना और वही बात किसी वास्तविक जागृत व्यक्ति से सीखना 2 बिल्कुल अलग बातें थीं। शिक्षक जूलियस को अपने विषय को समझाते समय बहुत गहराई में जाने की आदत थी। अपनी इस समय लेने वाली आदत की बदौलत सनी को न केवल क्या के बारे में पता चला, बल्कि अक्सर क्यों की भी झलक मिली। स्वप्नलोक के परिवेशों के अंतर्निहित सिद्धांतों की इस नई समझ ने उसे किसी भी परिस्थिति का कम से कम कुछ हद तक तत्परता से सामना करने की क्षमता प्रदान की। यहाँ तक कि मृत भाषाओं के पाठ, जिन्हें सनी ने शुरू में बेकार समझा था, उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा दिलचस्प निकले। ऐसा काफी हद तक इसलिए था क्योंकि यह स्पेल से ही जुड़ा था। आखिरकार स्पेल इंसानों से उन्हीं मृत भाषाओं में से एक में संवाद करता था। भाषा जानने के कारण वह उसकी विभिन्न टिप्पणियों और विवरणों को बेहतर ढंग से समझ पाया। इसका सबसे सरल उदाहरण नेफिस और उसका असली नाम बदलता तारा था। तकनीकी रूप से सही होने के बावजूद यह अनुवाद सटीक अर्थ बताने में विफल रहा। रोम भाषा की व्याकरणिक संरचना को समझने से यह अनुमान लगाना और समझना आसान था कि इसका ज्यादा सही अनुवाद परिवर्तन का तारा होता। इसके अलावा परिवर्तन के लिए अलग अलग रून थे, जिनमें से प्रत्येक का अपना अर्थ था। नाम का अर्थ बताने के लिए किस रून का इस्तेमाल किया गया था, इसके आधार पर इसका अर्थ विनाशकारी तारा या दुर्भाग्य का तारा भी हो सकता था। शब्दों और अर्थ में एक छोटा सा परिवर्तन वास्तविक जीवन में बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। सनी, जिन्होंने पहले कभी गंभीरता से अध्ययन नहीं किया था, को सैद्धांतिक ज्ञान की विशाल मात्रा प्राप्त करने की प्रक्रिया अजीब, स्तब्धकारी और थकाऊ लगी। हालांकि एक तरह से ये रोमांचक भी था। आखिरकार ज्ञान एक ऐसी चीज थी जिस तक सिर्फ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों की ही पहुंच थी। ज्ञान पर इसी अधिकार ने उन्हें सत्ता में बनाए रखा, जिससे असमानता का एक दुष्चक्र बना रहा।
गरीबों के पास पढ़ाई का कोई अवसर नहीं था और अच्छी शिक्षा के लाभ के बिना उनके पास गरीब बने रहने से बचने का कोई रास्ता नहीं था। इस सब में सबसे अजीब बात यह थी कि सनी अब उन विशेषाधिकार प्राप्त लोगों में से एक था। उससे भी बढ़कर वह सामाजिक पदानुक्रम के शिखर पर था। न केवल उसे असीमित ज्ञान प्राप्त था, बल्कि भोजन और आवास जैसी उसकी बुनियादी जरूरतों का भी सरकार द्वारा ध्यान रखा जाता था, जिससे वह खुद को एक जागृत व्यक्ति के रूप में विकसित करने के एकमात्र लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर पाता था। यदि उनके पास समय होता तो यह अचानक परिवर्तन उन्हें दार्शनिक चिंतन के भावर में ले जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि शिक्षक जूलियस भी हर दूसरे दिन व्यवहारिक पाठ आयोजित करने पर जोर देते थे। भले ही कुछ पाठ वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशन में ही करने पड़ते, लेकिन वे उन्नत भौतिक प्रतिक्रिया वाले पूर्ण विसर्जन स्टेशनों का उपयोग करने पर जोर देते थे। नतीजतन सनी बुरी तरह थक गया और पूरी तरह से थक गया। अच्छी बात यह थी कि इतनी कसरत और अपने नए शरीर के साथ सनी पहले कभी इतने अच्छे आकार में नहीं थे। युद्ध प्रशिक्षण के बिना भी वह अपनी ताकत, सहन शक्ति और फुर्ती में जबरदस्त सुधार महसूस कर सकते थे। मूलतः प्रथम दुष्स्वप्न पूरा करने के बाद उसे जो विचित्र पुनर्जन्म का अनुभव हुआ था, उसने उसके शरीर की जन्मजात क्षमता को बढ़ाया था और उसे मानवीय अवस्था के शिखर पर पहुंचाया था। हालांकि उस क्षमता को पसीने, प्रयास और कड़ी मेहनत से साकार करना उस पर ही निर्भर था। जंगल में जीवित रहने की तकनीकों के व्यावहारिक प्रयोग ने उसे ऐसा करने का अवसर प्रदान किया। और जैसे कि यह पर्याप्त नहीं था, सनी ने गुप्त रूप से अन्य स्लीपर्स के बारे में जानकारी एकत्र की और हर रात छाया नियंत्रण का अभ्यास किया। उसकी परछाई इतनी स्वतंत्र थी कि उसे उसके सीधे नियंत्रण के बिना ही टोही अभियानों पर भेजा जा सकता था। वह इधर उधर छिपकर बातचीत सुनती और अलग अलग वर्गों पर नजर रखती जहां स्लीपर्स को अपनी पहलू क्षमताओं का प्रदर्शन करना होता था। फिर जब सनी अपना खाना खत्म कर अपने कमरे में वापस आ जाता, तो वह वापस आता और दिन भर में सुनी और देखी गई हर बात बताता। इस व्यवस्था की एकमात्र समस्या ये थी कि छाया अपनी बाहरी तीक्ष्णता के बावजूद काफी भोली निकली। उसे यह समझ नहीं थी कि मानव संसार कैसे काम करता है, और इसीलिए अक्सर उपयोगी जानकारी और निरर्थक बकबक के बीच अंतर करने में चूक जाती थी। इसलिए अधिकांश समय सनी को महत्वपूर्ण रहस्यों के बजाय कोई मूल्यवान जानकारी या रोचक गपशप नहीं मिलती थी। इस तरह उसे पता चला कि स्लीपर सेंटर में रोमांस का माहौल था। आखिरकार वहां सैकड़ों खूबसूरत नौजवान एक दूसरे के बिल्कुल करीब जमीन के अंदर बंद थे और उनके सिर पर मौत का खतरा मंडरा रहा था। कई लोगों को लगता था कि जिंदगी छोटी है और यही उनके लिए मौज मस्ती करने का समय है। आने वाले खतरे की छाया में जुनून पनप रहा था। सनी को इस पूरे मामले से बाहर रखा गया था, जाहिर है। पहली बात तो ये कि उसने खुद को पहले ही एक अप्रिय पागल के रूप में स्थापित कर लिया था। दूसरी बात, उसके पास अपनी पढ़ाई और प्रशिक्षण के अलावा किसी और चीज के लिए समय ही नहीं था। और आखिरकार वह किसी के भी बहुत करीब जाने से कतराता था। उसे डर था कि कहीं ऐसी स्थिति न आ जाए कि उसके पास अपना असली नाम बताने के अलावा कोई चारा न बचे। जानकारी एकत्र करने और धीरे धीरे विभिन्न पहलू क्षमताओं के दायरे और विवरण के बारे में जानने के अलावा, और कुछ हद तक खामियों के बारे में जानने के अलावा, वह छाया नियंत्रण के साथ भी प्रयोग कर रहे थे। परिणाम बहुत आशाजनक थे। उसे जल्दी ही पता चल गया कि उसकी परछाई न सिर्फ उसके शरीर को बल्कि कई चीजों को निखारने में सक्षम है। अगर वह किसी हथियार से लिपट जाए तो हथियार ज्यादा जोर से वार करेगा और ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। अगर उसे किसी कवच पर लगाया जाए तो कवच और भी मजबूत हो जाएगा और उसे तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। ये वृद्धि भी काफी बड़ी थी। ये शुरुआती मूल्य से लगभग 2 गुनी थी। कुल मिलाकर अगर इस क्षमता का सही इस्तेमाल किया जाए तो ये स्लीपर्स के बीच एक शक्तिशाली हथियार बन सकता है। कई लड़ाकू पहलू ज्यादा गति या क्षति पहुंचा सकते थे, कई ज्यादा सुरक्षा और संरक्षण प्रदान कर सकते थे, लेकिन कोई भी शैडो स्लेव जितना बहुमुखी नहीं था। शैडो साइट, शैडो स्टेप और शैडो स्काउट की अतिरिक्त उपयोगिता के साथ ये वास्तव में अविश्वसनीय था। बस इसी तरह दिन ब दिन बीतते गए, धीरे धीरे सप्ताहों में बदलते गए। इससे पहले कि सनी को पता चले, शीतकालीन संक्रांति आ चुकी थी। अध्याय 29 पृथ्वी पर अंतिम दिन। शीतकालीन संक्रांति के दिन सनी थका हुआ और नींद से भरा हुआ उठा। उसने अपनी सुस्ती दूर करने की कितनी भी कोशिश की, वह दूर नहीं हुई। आखिरकार वह थोड़ी देर बिस्तर पर ही रहा, खुद को कंबल में लपेटे रहा। वह इस अंतहीन, फंसाने वाली नींद के एहसास से पहले से ही वाकिफ था। उसके पहले दुष्स्वप्न से पहले के दिनों में भी यही स्थिति थी।
ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने ब्लैक माउंटेन की ढलानों पर हाइपोथर्मिया से धीरे धीरे मरते हुए अनुभव किया था। मौत के ठंडे आलिंगन को याद करके सनी कांपने से खुद को नहीं रोक सकी। धरती पर यह उसका आखिरी दिन था, कम से कम कुछ समय के लिए। रात होते होते जादू उसे एक बार फिर ले जाने वाला था, इस बार सपनों के लोक के विशाल विस्तार को चुनौती देने के लिए। उस उजड़ी हुई जादुई दुनिया में उसका सामना किससे होने वाला था? क्या इस बार किस्मत उसका साथ देगी या फिर कोई और मुसीबत आएगी? उफ, अनुमान लगाने का कोई मतलब नहीं था। उसने पहले ही अपरिहार्य के लिए अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। उसने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की, कड़ी ट्रेनिंग ली और अपने राज को सुरक्षित रखा। उसका पहलू ज्यादातर लोगों से बेहतर था और जिंदा रहने की उसकी इच्छा बाहरी इलाकों की कठोर वास्तविकता और पहले दुर्स्वप्न की उससे भी ज्यादा कठिन परीक्षा के कारण लंबे समय तक कमजोर रही। कुल मिलाकर वह तैयार था। एक आह भरते हुए सनी बिस्तर से उठा और अपनी सुबह की दिनचर्या में लग गया। अगर ये लंबे समय बाद उसका आखिरी गर्म पानी से नहाना था तो उसे इसका पूरा आनंद आने वाला था। अगर यह फिलहाल उसका आखिरी स्वादिष्ट नाश्ता था। दरअसल उसे भूख ही नहीं थी। कैफेटेरिया स्लीपर्स से भरा था, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा था। हर कोई उदास था और असामान्य रूप से आत्मनिरीक्षण में डूबा हुआ लग रहा था। कोई सामान्य हंसी या शोरगुल वाली बातचीत नहीं थी, केवल लेगेसीज शांत और संयमित थे। हालांकि वे भी अपने आप में ही थे। सनी को याद आया कि पिछली बार वह स्पेल में जाने की तैयारी कब कर रहा था और थोड़ी घबराहट के साथ कॉफी मशीन के पास गया। अकादमी में रहते हुए उसने बहुत पहले ही जान लिया था कि बहुत से लोगों को अपनी कॉफी में चीनी और दूध डालने की आदत होती है। इसलिए इस शुभ दिन पर उसने इसे फिर से आजमाने का फैसला किया। आखिरकार यह एक परंपरा होना अच्छी बात थी। कुछ मिनट बाद वह अपनी हमेशा की तरह अंधी लड़की कैसिया के पास बैठ गया। अपनी मजबूरी भरी नज़दीकी के बावजूद उन्होंने एक बार भी एक दूसरे से बात नहीं की थी, मानो दो अजनबी अपनी अपनी परिस्थितियों के चलते एक ही जगह पर रहने को मजबूर हों। सनी को आज कुछ भी बदलने की कोई वजह नजर नहीं आ रही थी। हालांकि जैसे ही उसने कॉफी का पहला घूंट लिया, कैसिया ने अचानक अपना सिर घुमाया और अपनी खूबसूरत अंधी नीली आंखों से उसे घूरने लगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। घबराकर सनी ने चारों ओर देखा, ये देखने के लिए कि क्या किसी और ने उसका ध्यान आकर्षित किया है, और यह सुनिश्चित करने के बाद कि उसके पीछे कोई खड़ा नहीं है, उसने पूछा। क्या? कैसिया चुप रही, मानो उसे जवाब देने में संकोच हो रहा हो, और फिर अचानक बोली, जन्मदिन की शुभकामनाएं। क्या? सनी ने भौहें सिकोड़कर उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश की। तभी उसके चेहरे पर आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। ओह, ठीक है, आज मेरा जन्मदिन है। वह इस बारे में पूरी तरह भूल चुका था। आज उसकी उम्र 17 साल हो रही थी। रुको, उसे इसके बारे में कैसे पता चला? सनी ने अंधी लड़की को अजीब नजरों से देखा, अपना मुंह खोला और फिर इस मामले को छोड़ देने का फैसला किया। वह बहुत ही डरावनी थी। ओह, धन्यवाद। सिर हिलाकर कैसिया ने मुंह फेर लिया और ऐसा प्रतीत हुआ कि एक बार फिर बातचीत करने में उसकी रुचि खत्म हो गई। जो बेहतर था। सनी अपनी कॉफी के पास वापस आया। उसे इस बार कॉफी ज्यादा बुरी नहीं लगी। बेशक चीनी और क्रीम ज्यादातर काम कर रही थी। हालांकि कॉफी पीने के बाद उसे थोड़ी ज्यादा तरोताजा महसूस हुई। 17 है ना? सनी को कभी यकीन नहीं था कि वह इस उम्र तक जिंदा बच पाएगा। और फिर भी तमाम मुश्किलों के बावजूद वह बच गया। जिंदगी कभी कभी अप्रत्याशित जरूर होती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। अगर 1 साल पहले कोई उससे कहता कि वह अपना 17वां जन्मदिन असली दूध और चीनी वाली असली कॉफी पीकर मनाएगा, तो वह उनके मुंह पर हंसता। लेकिन अब ये हकीकत थी। न चाहते हुए भी सनी को उन सभी लोगों की याद आ गई जो बहुत समय पहले उसके साथ उसका जन्मदिन मनाते थे। इससे पहले कि उसका मूड खराब हो, उसने इन विचारों को अपने मन से निकाल दिया और खुद को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। ये बुरा नहीं है, चलो अगले साल फिर से करते हैं, जब मैं पहले से ही जागृत हो जाऊंगा। इस तरह खुद को खुश करते हुए उसने अपनी कॉफी खत्म की और कैफेटेरिया से बाहर चला गया। आज कोई कक्षा नहीं थी, फिर भी वह जंगल में जीवन रक्षा कक्षा में गया और शिक्षक जूलियस को अलविदा कहा। उसे विदा करते समय वह बूढ़ा व्यक्ति काफी भावुक हो गया। उसने सनी को लगातार 1 दर्जन बार एक आखिरी टिप दी और यह भी वादा किया कि जब वह युवक पूरी तरह से जागृत हो जाएगा तो वह शोध सहायक के पद के लिए आवेदन करेगा। सनी ने उनके समय और धैर्य के लिए धन्यवाद दिया। उसके बाद करने को ज्यादा कुछ नहीं बचा था। जब सूरज डूबने वाला था
तो प्रशिक्षक रॉक ने उन्हें स्लीप सेंटर के फ्लोर में इकट्ठा किया और उन्हें बाहर ले गए। सफेद इमारत के चारों ओर बर्फ से ढके पार्कों में दूसरे जागृत लोग अपने अपने समूहों को उसी मंजिल की ओर ले जा रहे थे। यह अकादमी का चिकित्सा केंद्र था। केंद्र किसी अस्पताल से ज्यादा एक तीर्थस्थल जैसा दिखता था। इसके भीतरी भाग में न केवल अत्यधिक उन्नत तकनीक थी, बल्कि जागृत लोगों में से कुछ सर्वश्रेष्ठ उपचारक भी मौजूद थे। स्वप्न लोक में अपनी पहली यात्रा के दौरान स्लीपर्स के शरीर विशेष रूप से डिजाइन किए गए पॉड्स में सुरक्षित रखे जाते थे, और अगर मंत्र के दूसरी ओर कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटती तो उन उपचारकों की जादुई शक्तियों द्वारा उन्हें सहारा दिया जाता था। बेशक अंत में वे जागेंगे या नहीं, ये पूरी तरह से स्लीपर्स पर ही निर्भर करता था। सनी को आश्चर्य हुआ कि मेडिकल सेंटर में प्रवेश करने के बाद प्रशिक्षक रॉक उन्हें सीधे स्लीपर पॉड्स वाले विंग में नहीं ले गए। इसके बजाय वे उन्हें एक अपेक्षाकृत सुनसान मंजिल पर ले गए और फिर एक विशाल गैलरी का दरवाजा खोला जो डूबते सूरज की खूबसूरत लाल किरणों से जगमगा रही थी। वहां उन्होंने व्हीलचेयर की कतारें देखीं। हर व्हीलचेयर पर एक व्यक्ति बैठा था जिसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। ये सभी लोग बिल्कुल शांत, निश्चल और स्थिर थे। मेहमानों के आने पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। वे सभी खाली लग रहे थे। उस भयानक सन्नाटे में सनी को लगा कि उसके रोंगटे खड़े हो गए हैं और उसके दिल में एक खौफ घर कर रहा है। प्रशिक्षक रॉक ने खाली लोगों को गंभीर आंखों से देखा। पब फ्यूचर विज्ञापन, मैं आप सबको यहाँ एक कारण से लाया हूँ। अच्छी तरह देखो और याद रखो, तुम में से कुछ लोग जानते होंगे कि ये लोग कौन हैं। जो नहीं जानते उन्हें खलोक कहते हैं। उसने अपने दांत पीस लिए। उनमें से हर एक कभी न कभी या तो सुप्त अवस्था में था या जागृत अवस्था में। उनमें से कुछ कमजोर थे, कुछ शक्तिशाली थे, कुछ तो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली भी थे। वे सभी स्वप्न लोक में नष्ट हो गए। उनकी आत्माएं चली गई हैं। सनी को भयभीत होकर एहसास हुआ। अगर आप भाग्यशाली हैं तो एक बार आपकी आत्मा नष्ट हो जाए तो आपका शरीर भी उसके साथ मर जाएगा, लेकिन अगर नहीं तो आप भी उनके जैसे ही हो जाएंगे। खोखले। प्रशिक्षक रॉक ने उस दिशा में देखा जहां कास्टर और नेफिस खड़े थे और फिर कहा, तो वहां मत मरो। तारानकन तारानकन तारानकन। आधे घंटे बाद स्लीपर्स को उनके निजी कमरों में ले जाया गया और वे पॉड्स में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे थे। एक कमरे में अंधी लड़की कैसिया बेबस होकर उस अनजान जगह में खुद को ढालने की कोशिश कर रही थी, दीवारों और अजीबोगरीब मशीनों को अपने हाथों से छू रही थी। उसके खूबसूरत गुड़िया जैसे चेहरे पर आंसू बह रहे थे। दूसरे कमरे में घमंडी लेगेसी कास्ट बेसुध होकर फर्श को घूर रहा था। उसके होंठ हिल रहे थे, एक अजीब सा वाक्य बार बार दोहरा रहे थे। वह कांप रहा था। कहीं और अमर ज्वाला कुल की आखिरी बेटी परिवर्तनशील तारा नेफिस अपने हाथों को देख रही थी। उसकी त्वचा के नीचे कोमल श्वेत आभा धीरे धीरे और भी निखरती जा रही थी। उसका चेहरा भयानक पीड़ा से विकृत हो गया था। और अंत में एक कमरा था जहां छाया दास सनलेस प्रकाश से खोया हुआ सो रहे पॉड से दूर हो गया और अपनी छाया पर नजर डाली। अच्छा, क्या तुम तैयार हो? छाया ने कंधे उचका दिए और कोई उत्तर नहीं दिया। सनी ने आह भरी, हाँ मैं भी। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ा और पॉड में चढ़ गया। तारानकन तारानकन तारानकन। विशाल गूंजते अंधेरे में उसने सुना, स्वप्न लोक में आपका स्वागत है सूर्य विहीन। अध्याय 30 ताराहीन शून्य। सनी को उम्मीद थी कि वह ऊपर से उस जगह को देखेगा जहां उसका स्वप्नलोक में आगमन होने वाला था, ठीक वैसे ही जैसे पहले दुस्वप्न की शुरुआत में हुआ था। उस समय जादुई रूप से उलट गया था, जिससे उसे ये देखने का मौका मिल गया था कि उसे किस चीज का सामना करना पड़ेगा। इसके बजाय जादू का अभिवादन सुनते ही सनी ने खुद को अंधा और डूबता हुआ पाया। जैसे ही उसने चीखने के लिए अपना मुंह खोलने की कोशिश की, नमकीन पानी अंदर घुस गया जिससे उसका गला घुट गया और वह छटपटाने लगा। इसके अलावा उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। नहीं, ऐसा नहीं है कि उसे दिखाई नहीं दे रहा था, बस आसपास कोई रोशनी का स्रोत नहीं था। आमतौर पर सनी के लिए अंधेरा कोई समस्या नहीं था, लेकिन किसी वजह से अब उसकी नज़र काम नहीं कर रही थी। शायद जिस समुद्री पानी में वह डूबा हुआ था उसकी नज़र उस पर पड़ रही थी। अगर परछाइयों से लगाव की वजह से उसे विशेष स्थान बोध न होता तो वह पूरी तरह से भ्रमित हो जाता। हालांकि इसकी मदद से वह मुश्किल से ही समझ पाता था कि कौन सा हिस्सा नीचे है और कौन सा ऊपर। सौभाग्य से शिक्षक जूलियस की कक्षाओं में तैराकी भी शामिल थी। वापस आने पर बूढ़े व्यक्ति और मास्टर जैक दोनों को धन्यवाद देने की कसम खाते हुए सनी ने खुद को शांत रखा और ऊपर की ओर तैरने लगा। कुछ ही लंबे और तनावपूर्ण सेकंड में उसका सिर पानी की सतह से बाहर आ गया।
सनी आखिरकार गहरी, कर्कश सांस लेने में सक्षम हो पाया। सांस लो, सांस लो, तुम अभी भी जीवित हो। अपने जलते हुए फेफड़ों को शांत करने और खुद को एक हद तक शांत करने के लिए पर्याप्त हवा अंदर लेने के बाद सनी ने पानी में सावधानी से घूमते हुए अपने आसपास के वातावरण को देखने की कोशिश की। उसे लहरों का एक अंतहीन काला सा विस्तार दिखाई दिया। उनके ऊपर एक खाली काला आकाश था। न चांद था, न तारे, बस एक दमघोंटू शून्यता का अंधेरा विस्तार। सनी ने कुछ बार पलकें झपकाईं, उसके दिल पर ठंडी दहशत छा गई। यह समुद्र है, सागर। क्या मुझे समुद्र के बीच में गिरा दिया गया था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आसपास कहीं ठोस जमीन तो होगी। जैसे ही वह क्षणिक घबराहट में डूबा, अचानक एक दूर की आवाज ने उसका ध्यान खींचा। सनी ने पलटकर देखा तो एक त्रिकोणीय पृष्ठीय पंख उसकी ओर बढ़ रहा था। सौभाग्य से वह अभी भी सैकड़ों हजारों मीटर दूर था। रुको, अगर यह इतनी दूर है तो मैं इसे इतना स्पष्ट कैसे देख सकता हूँ? पानी में डूबे होने के बावजूद सनी को ऐसा लग रहा था जैसे उसके पूरे शरीर में अचानक ठंडा पसीना आ गया हो। उसके अनुमान के अनुसार वह पृष्ठीय पंख कम से कम 5 मीटर ऊंचा था। वह तेजी से पास आ रहा था और हर सेकंड के साथ बड़ा होता जा रहा था। धिक्कार है तुम पर, स्पैल। डरावनी आंखों से सनी फिर घूमा, किसी चीज को ढूंढने की बेताब कोशिश में, कुछ भी जो उसे बचा सके। और वहां थोड़ी ही दूरी पर आखिरकार उसे पानी से थोड़ा ऊपर एक काला पिन दिखाई दिया। बिना एक पल भी सोचे उसने अपने हाथ पैर हिलाना शुरू कर दिया और उस काले पिन की दिशा में तेजी से तैरने लगा। हालांकि वह चाहे जितनी भी तेजी से तैरे, उस अनजान प्राणी की विशाल परछाई उनके बीच की दूरी और भी तेजी से कम कर रही थी। इस असीम आदिम भय का सामना करते हुए भी सनी के दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा अपनी तार्किकता बचाए रखने में कामयाब रहा। खुद को पूरी तरह से घबराने से बचाते हुए सनी ने सोचने की कोशिश की और फिर चुपचाप अपनी परछाई को अपने शरीर से लिपटने का आदेश दिया। देखते ही देखते उसकी गति दुगुनी हो गई। उस अनजान विशालकाय जीव के उसके पास पहुंचने से कुछ ही सेकंड पहले सनी उस काले पेन के पास पहुंचा, अपने हाथ फैलाए और खुद को पानी से बाहर खींच लिया। वह किनारे से लुढ़क गया, असमान चट्टानों पर अपनी त्वचा खुजला रहा था और जब उसके नीचे की पूरी सतह कांप उठी तो वह डर के मारे उछल पड़ा, मानो कोई विशाल वस्तु उससे टकरा गई हो। जैसे ही सनी पीछे हटा, पानी से भयानक जबड़े दिखाई दिए जिनमें विशाल दांतों की कतारें थीं, हर एक दांत उसकी लंबाई जितना लंबा था। उसने आंखें चौड़ी करके देखा और समझ गया कि जिस चट्टान पर वह चढ़ा था वह उसे राक्षस से बचाने के लिए पर्याप्त ऊंची नहीं थी। यह मुझे खाने की कोशिश क्यों कर रहा है? मैं इतना छोटा हूं कि इतनी बड़ी चीज के लिए पेट भरने वाला नाश्ता नहीं माना जा सकता। ... हालांकि राक्षस के हमला करने से पहले ही एक विशाल तंतु अचानक पानी से निकलकर किसी अजीब काले मीनार की तरह हवा में उठ खड़ा हुआ। कुछ ही देर में वह नीचे गिर पड़ा और विशाल जबड़े के मालिक को उलझाकर वापस पानी के नीचे खींच लिया। सनी के पैरों में सुन्नापन छा गया और वह जमीन पर गिर पड़ा, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। कुछ ही पल बाद अंधेरा समुद्र फिर शांत हो गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। उदासीन लहरें प्रकाशहीन आकाश के नीचे चुपचाप चलती रहीं। तो वह मुझे खाने की कोशिश नहीं कर रहा था, उसे एहसास हुआ। वह स्तब्ध रह गया। वह भागने की कोशिश कर रहा था। तारानकन तारानकन तारानकन। कुछ मिनट बाद सनी को पूरा यकीन हो गया कि अब उसे कोई नहीं निगल पाएगा, कम से कम अभी तो नहीं। इस यकीन के साथ वह आखिरकार इस स्थिति में आ गया कि कांपना बंद कर दे और अपने आसपास के माहौल को थोड़ा खंगाल सके। वह जिस काले पत्थर पर चढ़ा था वह लगभग 12 मीटर व्यास का एक पत्थर का चबूतरा निकला। उसकी सतह ज्यादातर समतल थी, खांचों से ढकी हुई थी और कुछ हद तक सूखी थी। किनारों की नियमित आकृति के कारण ये किसी प्राकृतिक संरचना से ज्यादा मानव निर्मित लग रहा था। लेकिन फिर यह स्वप्न लोक में ये निश्चित करना मुश्किल था कि कोई मानव निर्मित चीज वास्तव में मनुष्यों द्वारा बनाई गई थी, न कि। इसके बारे में न सोचना ही बेहतर है। प्लेटफॉर्म किसी भी चीज से जुड़ा नहीं था, अंधेरे के सागर में एक छोटे से द्वीप की तरह मौजूद था। जहां तक सनी देख पा रहा था पानी के ऊपर कुछ भी नहीं था। इस सच्चाई का पता चलने के बाद उसे एक और बात का एहसास हुआ। बात ये थी कि वह गीला था, ठंडा था और पूरी तरह से नंगा था। अपने बचाव में उन्होंने कहा कि अथाह राक्षसों से खुद को बचाते समय कपड़ों की स्थिति ही आखिरी चीज थी जिसके बारे में कोई सोचता भी नहीं था। और ऐसा भी नहीं था कि कोई यहाँ उनके इस गहरे पीलेपन और निजी अंगों को देखने के लिए मौजूद था। फिर भी ये कुछ ठंडा था।
सनी ने कठपुतली का कफन बुलाया और देखा कि गहरे भूरे रंग के कपड़े उसके शरीर पर छा गए हैं। उसके साथ ऊंचे, मुलायम तले वाले चमड़े के जूते भी थे। भूरे कपड़े और चमकहीन चमड़े से ढके होने के कारण उसे अचानक बहुत सुरक्षित महसूस हुआ। गर्म होने का तो जिक्र ही नहीं। इसके बाद सनी प्लेटफॉर्म के बीच में बैठ गया, जहां तक संभव हो सके पानी से दूर, और स्वप्नलोक के प्रत्येक खोजे गए क्षेत्र की अनूठी विशेषता को याद करने की कोशिश की, जिसके बारे में वह सोच सकता था। दुर्भाग्यवश उनमें से कोई भी इस ताराविहीन अंधकार में शून्य से मेल नहीं खाता। बिल्कुल नहीं, उसने थोड़ी नाराजगी से सोचा। अगर कुछ बदकिस्मत इंसान कभी यहाँ आए भी होंगे तो मुझे शक है कि वे जिंदा वापस लौट पाएंगे। पानी के अंदर छिपी हुई चीजों के साथ नहीं। अभी प्लेटफॉर्म छोड़कर जमीन की तलाश में तैरने की कोशिश करने की बेचैनी न होने के कारण सनी ने इंतजार करने और देखने का फैसला किया। हो सकता है समय के साथ कुछ बदल जाए। एक हल्की आह भरते हुए उसने आदतन अपनी परछाई ढूंढी। हालांकि चारों ओर फैले घने अंधेरे के कारण वह दिखाई नहीं दे रही थी। उसे बस उसकी मौजूदगी का एहसास ही नहीं हो रहा था। यह आपके लिए स्वर्ग होगा, है ना? इतना अंधेरा और एक भी तारा नजर नहीं आ रहा। छाया ने, जाहिर है, कोई जवाब नहीं दिया। खैर, पहले अच्छा काम किया। सनी सिर हिलाकर लेट गया, अपने हाथों को तकिए की तरह इस्तेमाल करते हुए। ज्यादा कुछ न सोचते हुए वह काले आसमान को घूरता रहा और इंतजार करता रहा। लहरों की हिलती आवाज वाकई बहुत सुकून देने वाली थी। थोड़ी देर बाद उसने आंखें बंद कर ली और सुनने लगा। मिनट आपस में मिलकर घंटों में बदल गए। ... अचानक सनी को समुद्र की आवाज में हल्का सा बदलाव महसूस हुआ, मानो कुछ बदल रहा हो। उसने आंखें खोली और देखा कि आसमान का एक कोना धीरे धीरे धूसर हो रहा था। जल्द ही क्षितिज के ऊपर एक पीले सूरज की झलक दिखाई देने लगी। तारों रहित शून्य में एक नया दिन आ गया था, और इसके साथ ही काला समुद्र अचानक उफान पर आ गया।